साहब, सूरज सिंह अगेन। पिछला वीडियो तो खराब हो गया। खराब का मतलब सिग्नल्स नहीं थे, तो मैंने सोचा कोई और ही बात कर ली जाए। टाइम क्यों खराब किया जाए कि मेरा भी टाइम है, आप भी शायद लाइन पर होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा हिंदी में एक वीडियो बना दिया जाए चुनाव के बारे में। भारत में चुनाव आपको सब पता है, आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, चल रहा है 2019 का लोकसभा का। भारत का संस्थान लोकसभा सबसे बड़ा संस्थान पार्लियामेंट के हिसाब से और देश के हिसाब से हमारा अपना संस्थान, जिसको हम कहते हैं कि हमारा हाउस है, भारतीय जनता का हाउस, भारतीय पब्लिक का हाउस, लोकसभा अपना हाउस मानते हैं हम, और है भी। लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को, लोक का हाउस है, पब्लिक का हाउस है, लोक पब्लिक होती है। राज्यसभा पब्लिक हाउस नहीं, हम ये भी जानते हैं। और पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा तथा राष्ट्रपति मिला के पार्लियामेंट बनाई जाती। पार्लियामेंट जो संस्थान सबसे बड़ी देश की पब्लिक के नीचे, जिसमें हमारे भाग्य का डिसीजन होता है, फैसला होता है। हमारे देश का भाग्य, हमारी पब्लिक का भाग्य, हमारी जनता के अलग अलग वर्गों का भाग्य, ये संस्थान बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। इसको विधान, एक तरह से विधान होती है, हमारे देश का विधान है ये न्याय। पार्लियामेंट चुनाव हो रहा है लोकसभा का। लोकसभा जहाँ पर मैं बैठा हूँ भारत की जनता के रूप में, मेरे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, मैं पार्लियामेंट से बाहर बैठता हूँ पूरे देश के अंदर, और मेरे नियुक्त किए हुए सदस्य, मेरे नियुक्त किए हुए सांसद, जिसको मैं लोकसभा का एमपी कहता हूँ, भारत की जनता में हूँ, और मैं उसको वहाँ भेजता हूँ। हालांकि जाना तो मुझे चाहिए, तरीका तो यही है कि मैं स्वयं जाऊँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि 130 करोड़ लोग जाके उस हाउस में नहीं बैठ सकते। लोकतंत्र का मतलब होता है कि हम सब मिलकर फैसला करें किसी भी बात पर, किसी भी विषय पर, उस फैसले को हम सब पर लागू होना हो। लोकतंत्र वही होता है, क्योंकि लोकतंत्र है वहाँ। लेकिन छोटा देश हो, लीबिया जैसा एक समय था, लीबिया में सबसे मिलकर फैसला करते थे, या हमारे यहाँ गाँव में फैसले होते थे, मिलकर करा करते थे। होना तो यही चाहिए कि सब मिलकर फैसला करें, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं है। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, आबादी एक जगह बैठ नहीं सकती और फैसले हो नहीं सकते। उसके लिए आवश्यक हुआ, चलो आज़ादी के समय तो 30 करोड़ थे हम, या 25 करोड़ थे हम, पाकिस्तान के हटा दो, या जितने भी थे वो भी नहीं बैठ सकते थे एक जगह। तो ये शुरू से ऐसा नियम बनाया गया कि भाई आप अपना नामांकन किसी को दे दीजिए, अपना अधिकार जो आपका है फैसला करने का, वो अपने एरिया से किसी को दे दीजिए। एरिया का डिवीजन किया गया, कहा गया भाई इतने एरिया बना देते हैं, जितने भी लोग इसमें रहते हैं वो वहाँ का वोट दे देंगे, अपना मत अधिकार दे देंगे, और जो व्यक्ति वहां से चुनकर जाएगा वो आपके भाग्य का निर्माण वहां जाकर करेगा। पीछे तो थियोलॉजी यही है, इसकी सोच यही है, इसका सिद्धांत तो यही है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? यदि आप देखें उस समय 1947, 48, 49, 50, जब ये संविधान लागू हुआ भारत का, 1950 49 के बीच में से थोड़े से लोग थे हम, आज से 25%, आज 130 करोड़। उस समय मान लीजिए कि 30 करोड़ थे, एक चौथाई से भी कम। तब भी ऐसे संविधान बनाया गया कि एक एरिया में कम से कम इतने लोग तो होने चाहिए। तो आज हालात ये है कि 130 करोड़ का देश, 550 के आसपास सीटें लोकसभा की। आप लगा लीजिए पहले तो एक के हिस्से में कितनी आती है। आप 100 करोड़ से लगा लीजिए, 130 करोड़ से मत लगाइए, आप 500 ही सीट लगा लीजिए। 100 करोड़ व्यक्ति और 500 सीटें होती हैं, तो एक सीट पर कितने लोग आए? हमारे मान लेते हैं 100 करोड़ आज पब्लिक है, हम नहीं मानते 130 करोड़ है, हमारे मान लेते हैं 500 सीटें हैं। हमारी पब्लिक 100 करोड़, ठीक, हमारा 500 सीटें। तो भाई हमारा एक आदमी जो चुन के जाता है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट वहां कर रहा है, क्या ये व्यवहारिक रूप से सही है? पहले तो हमें ये सोचना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, पहले तो नहीं थे ज्यादा पढ़े लिखे, कुछ वकील लोग थे जिन्होंने ये संविधान बनाया था, बड़े बड़े लेवल के वकील थे, कुछ टीचर्स थे, कुछ प्रोफेसर्स थे। इतने हाई क्वालिफाइड नहीं कह सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, देश में शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, देश में हेल्थ व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं थी, देश में कुछ भी तो नहीं था।
देश जंगल था कह सकते हैं आप, एक ऐसा वाइल्ड था, ऐसा वाइल्ड एरिया था, एक फॉरेस्ट था देश, जहाँ खेती होती थी इतनी कि आप कम से कम खा सकें, पैदल चलने की आज़ादी थी, कारें नहीं थी, बहुत कुछ नहीं था, देश जंगल था, खाली पड़ा शमशान था, खाली पड़ा रेगिस्तान था, पहाड़ थे जगह जगह, मंदिर थे जगह जगह, इंसान थे जगह जगह, पर देश नहीं था। खुश थे सब की आज़ादी मिली है, स्वतंत्र हो गए हैं, चले गए हैं हमारे गुलाम बन रखने वाले हमको, बड़े खुश थे लोग, चलो हमारे लोग इतने मर गए, इतने हमारी बलिदानियां हो गई, कुछ मिला तो सही, अब इसको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे सिक्योर किया जाए, जिसने भी साथ दिया, जिसने भी नहीं दिया, जिसने दिया वो देश उसका, जिसने नहीं दिया देश उसका भी। बहुत से लोग थे, करीब करीब सारा देश उस समय। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इसलिए कि बच्चों को नहीं पता, मैं भी बच्चा था उस टाइम, मैं भी नहीं जानता था, मैं भी आज़ादी के बाद की पैदाइश हूँ, लेकिन सुना है अपने बुजुर्गों से, पढ़ लिख के किताबों से, सर्कमस्टांसेस से, दूसरे सोर्सेस से कुछ सुना है, कुछ समझा है, गलत भी समझा हो सकता है, सही भी समझा हो सकता है, लेकिन जो भी जानते हैं शेयर करना भी आवश्यक है, कम से कम हमारे साथियों को तो पता लग जाए, क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ बहुत होती है, हर चीज़ झूठ बोली जाती है, तो कम से कम व्यक्ति तो झूठ नहीं बोलेगा। मुझे तो झूठ बोलने में नफरत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उस टाइम बहुत से लोग थे देश के जो चाहते थे देश को स्वतंत्रता मिले, बहुत से लोग राजनीति उस समय भी खेल रहे थे जो चाहते थे स्वतंत्रता न मिले। वो क्यों नहीं चाहते थे वो जाने, उनका आंसर वही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। कुछ लोग कहते थे भाई शांति से हमें शांति मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, कुछ लोग कहते थे गोली मार के गर्दन काट के इनको आज़ादी मिल जाए। जहाँ इतने लोग होते हैं, 20-30 करोड़ लोग होते हैं, तो भी इस विचार से तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है अंग्रेज क्या चाहता था, अंग्रेज क्या ऐसे जाना चाहता था, ये भी सवाल उठता है। मैंने बहुत अंग्रेजों से बातें की, बाहर रहने के चांस से मुझे अंग्रेज बहुत मिले और मैं बहुतों से बातें करता था इस बारे में, क्योंकि आफ्टर ऑल बात करना आवश्यक है। उन लोगों की शिक्षा दूसरी हुई है, उनको कुछ और सिखाया गया है। उनको तो ये सिखाया गया है कि हमारे देश के लोगों को इनवाइट किया गया था, जब हमारे देश के लोग अंग्रेज वहाँ घूमने जाते थे, भैया हमारे से हमारा देश चल नहीं रहा है, हमको सरकार चलाना नहीं आता है, हमको अपने आप को प्रबंधित करना नहीं आता है, हमको गवर्नेंस चाहिए, जिस तरह आज कहते हैं बच्चे की गवर्नेंस चाहिए घर के अंदर। तो उन्होंने ये सिखाया हुआ है अपने बच्चों को कि भारत के लोग या दूसरे लोग जो भी बियॉन्ड सीज, जो भी वहां से आए थे हमारे यहाँ घूमने फिर रहे, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर कहा गया कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप गोरी चमड़ी वाले हैं, आप समझदार हैं, आप आइए हमारे साथ रहिए और हमारे को अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपना राज्य आगे बढ़ाने में, अपना देश आगे बढ़ाने में, अपनी संस्कृति आगे बढ़ाने में, अपना माहौल आगे बढ़ाने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, हमें ये सेवा प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप विदेशी हैं, आप इंग्लैंड से विलायत से आए हैं, आप हमारी मदद कर सकते हैं, हम इतना अच्छा नहीं जानते हैं, इसलिए वो यहाँ आए थे। एक से नहीं, मैंने कईयों से बातें की हैं, यंग से बातें की हैं, इंग्लिश लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, आर्किटेक्ट से, इंजीनियर से, प्रोफेसर से। ये सोच है उनकी कि भारत के लोगों ने हमको वहाँ बुलाया और लोगों ने भी हमको वहाँ बुलाया, गल्फ के लोगों ने हमको वहाँ बुलाया, हम जाते रहते थे, हमसे कहा गया देखिए आप हमारी सहायता कीजिए, हम अपने देश को चला नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने देखा कि पहले भी उनके आने से पहले यहाँ बाहर के लोग थे, मुगल थे और थे, बहुत से थे। अब उस बात पे जाने का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने देखा कि ये कम्युनिटी ही ऐसी है, ये पब्लिक ही ऐसी है, ये तो दूसरों को इनवाइट करके उनको आदर सम्मान देती है, अतिथि देवो भव कहती है। अतिथि देवो भव का अब्यूज कर दिया गया। अरे अतिथि देवो भव का ये मतलब थोड़ी आता कि अतिथि को रख के राज करो, भाई हमारे ऊपर बैठो। अतिथि तो 2-3 दिन के लिए अतिथि था, उसके बाद अतिथि कहाँ रह जाता है वो। आओ खाना खाओ पियो, आपके पास कुछ नहीं है थोड़ा बैठो, हम आपकी सेवा कर देते हैं, उसके बाद आपको मैनेज तो खुद करना पड़ेगा। तो अतिथि देवो भव परमानेंट टर्म तो नहीं है, परमानेंट कह भी सकते, स्थायी तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा बना दिया अतिथि देवो भव। एक जैसे सेंटिमेंट बहाना होता है, आपको आपकी भावनाओं को खराब करना होता है, आपके माइंड को खराब करना होता है, ये टर्म ऐसी ही है अतिथि देवो भव। ना कोई अतिथि है, ना कोई देव है, ना कोई भव है, सब बकवास की बात है। अगर हर इंसान देवता बन गया तो वे देवता क्या करेंगे, और देवता अपने आप को राजा समझ लेंगे, अपने आप को मालिक समझ लेंगे, तो भगवान क्या करेंगे। ये सब चीजें देखी जाती हैं। पढ़े लिखने का फायदा क्या हुआ, हमें इन्हीं चक्रों में रहना है, इन्हीं फ्लॉट बातों में रहना है, लकीर के फकीर बन के रहना है, उसी गंदे नाले में जाना है जो हमें पता लगा था, अच्छे पानी को नहीं सुना है। हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे पैरामीटर्स, हमारी ये सोचने की शक्ति ही ऐसी है कि बकवास है। हम सोचने का वायदा नहीं रखते, क्योंकि हम लस्सी पीने की औलाद हैं, हम गुड़ घी खाने की, जलेबी खाने की, दूध पीने की, हम इन चीज़ों की पैदाइश हैं। हमारे दिमाग में वो जाकर फैल चुकी हैं, दही जम चुकी है हमारे दिमागों में।
जैसे कहते दही जम गई, हमारे दिमागों में दही जमी हुई है। अंग्रेजों ने जमाई, उससे पहले मुगलों ने जमाई, और फिर हमने अपने आप जमाई। खैर, भारत तो था गुलाम मुगल के बाद अंग्रेज का। अंग्रेज बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि सफ़र किया उन्होंने ज़िंदगी में। वो इंग्लैंड जहाँ खेती नहीं होती थी, जहाँ खाने को नहीं होता था, जहाँ बर्फ पड़ती थी, जहाँ ठंड होती थी, वहाँ कुछ होने का तो तात्पर्य नहीं, मतलब ही नहीं है। बेचारों को खाने की दिक्कत, क्या खाएं, जो मिला खा लिया। समुद्र से मछली मिली, मछली खा ली, वो भी ठंडे समुद्र से। जो पौधा नहीं होता, पेड़ नहीं होता, क्या करें। तो बेचारे इधर उधर जाते रहते थे। जानवर मिल जाएगा, जानवर खा लेंगे, जो मिल जाएगा खा लेंगे। किसी तरह से ब्रेड की कोशिश की, ब्रेड खाने की, डबल रोटी खाने की, लेकिन वो नहीं खा सके, नहीं रह सके। तो उनको तो दूर जाना ही होता था। मेरे को एक अंग्रेज ने, मैंने आपको पहले भी शायद बताया, आपको ध्यान नहीं आया होगा, मैं 1985 में बाई चांस लंदन जाने का अवसर मुझे मिला। मैं लीबिया में काम करता था, तो मैं वहाँ से भारत आके, मेरे पास इतनी हैसियत थी उस समय कि मैं लंदन का ट्रिप लगा लूँ। तो 1985 जनवरी में वहाँ गया। ज़्यादा दिन नहीं, 1 महीने के लिए गया था, लेकिन बर्फ़ पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं 1 महीने ठहरा नहीं, 3 हफ्ते में वापस आ गया था। वहाँ एक रेस्टोरेंट, छोटे रेस्टोरेंट में ठहरे हम। वहाँ पे एक बहुत बुजुर्ग अंग्रेज मिला, कोई होगा उस टाइम 90 या 85 साल का। ऐसी बातें चल पड़ी, राजीव गांधी ने टेक ओवर उस टाइम किया था, तो बात ऐसे चल गई राजनीति की। हमने कहा जी नहीं भाई, राजीव गांधी को आप लोगों ने चुना है, फोर्स करके चुना है, तो इसमें उसका क्या कसूर है। खैर, ऐसी कुछ बातें चल रही थी, वो हमारी पॉलिटिक्स की बात हमने खत्म कर दी, ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों को मानता नहीं था। तो मैं राजीव के फेवर में था, ना कांग्रेस के फेवर में था। मैं तो सीधा साधा भारत का नागरिक, मैं नहीं चाहता था कि कौन सी पार्टी देश पर राज करे। हम चाहते हैं संविधान के हिसाब से लोग देश को चलाएं, बस हम इतना चाहते थे। ऐसे ही बात चल पड़ी। उसने कहा आपको शायद पता नहीं है, आप लोग अपने आप आगे नहीं चल सकते हो, आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप अपने देश को आगे चला लें। उसने कहा कि आपको बुरा अवश्य लगेगा, लेकिन जिस दिन आपका देश हमारी तरफ से स्वतंत्र हुआ, हमने सोचा यहाँ पर बैठ के, मैं तो इतना बूढ़ा उस टाइम नहीं था, सोचा कि आज दिन एक काला दिवस है, भारत अलग हो रहा है, आज़ाद हो रहा है। क्या होगा इन लोगों का, ये क्या करेंगे आगे, फ्यूचर इनका अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कुछ करने के लायक नहीं है। ये सोसाइटी मरी हुई सोसाइटी है, ये सोसाइटी एक्टिव नहीं है, ये सोसाइटी सोचने का शक्ति नहीं रखती है। तो मुझे दुख बहुत हुआ था। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए मेरी बात का, लेकिन मैंने ऐसा सोचा था। तो मैंने कहा भाई आपने ऐसा क्यों सोचा था। कहता देखिए, आप लोग बहुत पैसे वाले होंगे, आप यहाँ घूमने आए हैं, आप बड़ी स्टेट वाले होंगे, लेकिन एक सच्चाई आप भी जान लीजिए। मैंने कहा बताइए क्या सच्चाई है भाई। उसने कहा देखिए, हमारे देश में बहुत पहले बहुत लोगों ने क्राइम किए, जेल जाते रहे, हम सजा देने में भी तेज थे। हमारी जेलों में बहुत लोग हुए इकट्ठे, हमारे ही लोग। तो हमने क्या किया, हमारे किंग्स ने क्या किया, राजाओं ने, कि एक समय ऐसा था कि 3000 करीब बहुत बड़े क्रिमिनल्स हमारी जेल में थे और हमसे तंग थे। तो हमने उन लोगों को देश निकाला दे दिया कि आप जाइए यहाँ से, इस देश को छोड़ के चले जाइए। हमने अच्छा लगा, चलो एक बीमारी तो खत्म हुई इंग्लैंड से। इंग्लैंड के अंदर ये लोग खा रहे थे पैसे हमारे, सब कुछ कर रहे थे, और हमारे ऊपर बर्डन बन के रह गए थे, जबकि इन्होंने सोसाइटी के अगेंस्ट इतने जुर्म किए थे और हमें इनको पाले। तो वो लोग चले गए, यहाँ से निकाल दिया गया उनको। नावों में बैठ बैठ के पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, और बाद में कुछ साल बाद पता लगा कि ये लोग तो भारत में हैं, इंडियन बियॉन्ड सीज इंडिया पहुंच गए। अजीब सा तो लगा। इन लोगों ने वहां जाके आप पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब मेरा प्रश्न, उसने मुझसे पूछा, मेरा प्रश्न आपसे ये है, आप ये बताइए, जब हमारे लोग वहां आए, चाहे वो क्रिमिनल ही सही, गुंडे ही सही, आप वहां सो रहे थे, आपने उनको क्यों इनवाइट कर लिया वहां। आपके पास बंदूक नहीं थी, बंदूक में गोली नहीं थी, आपको क्या हमने रोका था कि आप अपनी बंदूक का प्रयोग ना करें, या अपने आपके पास जो भी हथियार है उसका प्रयोग ना करें। आपने तो उनको मालाएं पहनाई, उनको अपना सर पैर क्राउन बना दिया, उनको आपने उनको इतनी इज्जत दी कि वो वहीं रह गए। जब हमने देखा कि ये लोग पागल हैं, भारत की जनता पागल है, हमारे हमारे कैदियों को इन्होंने इतनी इज्जत दी, बंदूक से नहीं मारा, यदि मार आप देते तो हम आपको क्या कहने आते, आपने क्यों मारा। आपके अंदर घर में कोई घुस आया तो आपको हक है उसको मारने का, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने तो उसको अपना माँ बाप बना लिया, अपना सगा बना लिया, अपने गार्डियन बना लिए,
अपने गाइड बना ली, सब कुछ बना लिया। तो भैया आप हमें दोष क्यों देते हो? जब वो लोग वहां पहुंच गए और हमें पता लगा तो हमने कहा भाई इस वक्त का फायदा उठाना चाहिए। तो हमने यहाँ से उनको कहा भाई आप ठीक है वहां रहिए, खाइए, कुछ भी कीजिए, काम कीजिए, बिजनेस कीजिए। तो 1600 सन में हमने एक अधिकार पत्र, जिसको इंग्लिश में रॉयल चार्टर कहते हैं, हमने इशू कर दिया गया। रॉयल चार्टर आप लोग भी पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है, आप पढ़ लीजिए 1600 का निकाल कर रॉयल चार्टर। उसमें साफ कहा गया है कि हमारे आदमी जाके वहां पर मर्केंटाइल करेंगे, बियॉन्ड सी, जहाँ जहाँ ये जा सकते हैं, हमारे नाम पर ये काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, सेवाएं करेंगे, लोगों की सामान बेचेंगे, कुछ भी करेंगे। और उसके बाद जहाँ आवश्यकता पड़ेगी अपने नियम भी खुद बनाएंगे उस मर्केंटाइल को करने के लिए। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एक सेल्फ गवर्नेंस उन लोगों में आ गई। और उन्हीं चोरों डकैतों ने आप लोगों के ऊपर ग्रेजुअली कहिए तो अपना शासन स्थापित कर लिया, जिसको बाद में ब्रिटिश राज का नाम दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी गई। और उसके बाद स्वयं राजा बन चुका वहां, इंग्लैंड का राजा आपका राजा बन गया। तो भाई हमने कब कहा था कि हम यहाँ से, आपने कब बुलाया था हमें आपने हमें नहीं बुलाया था, लेकिन हम तो स्वयं आ गए क्योंकि आप लोगों ने आने दिया। तो ये आपकी हिस्ट्री है। और वही बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सच है। हम लोग इतने सीधे हैं, अतिथि देवो भव के नाम पे सब अतिथि हैं। हमारे घर डकैत भी आ जाएगा तो उसको भी अतिथि मान लेंगे। हमारा खून में ऐसा है, हम क्या करें? हमारे खून खराब है या अच्छे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ तो समस्या है। तो भाई उस बुजुर्ग आदमी ने हमको बताया, शौक तो मुझे लगा, लेकिन सच बात थी। गोली हमको मारनी चाहिए थी ना उनको, लेकिन हमने तो उनको गोली नहीं मारी। उनको दही की लस्सी पिलाई होगी, उनको खाना खिलाया होगा, उनके पैर दबाए होंगे, उनके कपड़े प्रेस कर करके धो धो के दिए होंगे, उनको अब सलूट मारे होंगे, उनको साहब सर कहा होगा। ये हमने सब किया होगा। और ये रिकॉर्ड भी है। राय बहादुर और साहब बहादुर और रेजिडेंट साहब और रॉयस राय साहब और रॉय साहब आज भी कहते हैं लोग। मैं नौकरी करता था सरकार में, डीडीए में, यही बातें, राय साहब, साहब बहादुर, असिस्टेंट को राय साहब कहा जाता था, एग्जीक्यूटिव को साहब बहादुर कहा जाता था, और उससे बड़े बड़े और ओहदे। आदत हो गई हमारी राय साहब कहने की, साहब कहने की। अति आज भी साहब कह रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को, साहब। भाई खून से नहीं जाती गंदगी, याद रखना। सर की गंदगी आज भी मौजूद है। सर, आजकल के बच्चे खासतौर से मैंने देखा है, आजकल का युवा पढ़ा लिखा या दूसरा, हर बात पे लेबर भी सर सर सर। काम नहीं करेंगे पर सर जरूर कहेंगे, जवाब नहीं देंगे पर सर जरूर कहेंगे, गाली नहीं देंगे पर सर जरूर कहेंगे। सर कहने से शायद काम हो जाता है। जिसको सर कहते हो वो माइल्ड हो जाता है। वो आपकी गलतियों को पकड़ेगा नहीं, बल्कि आपकी गलतियों को या तो कहेगा ठीक कर दो या खुद ठीक कर देगा। अरे यार इतनी रिपेमेंट हो रही है सर पे, तो सर कहने में क्या जाता है भाई, मैंने तो सर ही कहा था, कोई पैसे थोड़ी दिए थे उसको। सर कहा, बंदा खुश हो गया, 2-3 बार सर कहा था उसको, हो गया मेरा काम। क्या फार्मूला है भाई। लेकिन सर तो सर होता है, सर का मतलब मेरे को तो समझ नहीं आया आज तक सर क्या होता है। सर तो मैं इसको मानता हूँ ये सर है, मतलब वो आदमी आपका सर हो गया, वो दिमाग हो गया आपका, मतलब यही हुआ ना। एकदम मजाक था। आज हमारा जो हाल है देश का, 1947 से यात्रा शुरू करें और 2019 तक आए, तो हमें ऐसे ऐसे स्टेशंस मिलेंगे, ऐसे ऐसे एयरपोर्ट मिलेंगे रास्ते में, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां बहुत गंदगी थी या जहां बहुत सफाई थी। सच बात है, कुछ नहीं था हमारे पास। मैं भी छोटा था, 1955 में जब पैदा हुआ। हमारे पिताजी बताते थे और बताते थे कि क्या हाल था उन दिनों। कहते थे डर था अंग्रेजों का, एक सुई की नोक नहीं बनती थी भारत में, कुछ भी नहीं बनता था। सीवर लाइन तो थी ही नहीं, वाटर लाइन भी नहीं थी, कुछ भी तो नहीं था। पैदल जाते थे लोग कई कई किलोमीटर स्कूल जाने के लिए। बीजेपी के तो खुद एक हुए नेता जो बताते थे कि 23 किलोमीटर चला करते थे स्कूल जाने के, राजस्थान के हुए, मैं नाम भूल गया उनका। बहुत से ऐसे हैं जो नदी में, मेरे पिताजी नदी में कूद के जाया करते थे और लोग जाते थे। उस समय को अगर देखा जाए, स्कूल जाने का मतलब पैदल चल के जाना, सूखी 2 रोटी ले जाना, रास्ते में खाना या स्कूल की रिसेस में खाना, उसके बाद वापस आना, फिर पढ़ना, क्योंकि लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। आज कह देते हैं जी कुछ नहीं हुआ देश में। अरे पूछो उन लोगों से जो उस टाइम 8वीं क्लास भी पास नहीं थे, उनकी राइटिंग मिला के देख लो। अगर आज का एमए वाली वो राइटिंग लिख के दिखा दे तो, इंग्लिश लिख के दिखा दे तो शर्म आती है मुझे आज के एमए ग्रेजुएट पर। और उस समय का मैट्रिक पास कोई कंपैरिजन नहीं है। मैट्रिक वाले की इंग्लिश देखिए,
लिखने का तरीका देखिए, उसके हिसाब किताब की नॉलेज देखिए, कैलकुलेशंस वर्क देखिए, उंगली के ऊपर गिनती, उंगली के ऊपर कितनी हजारों की कैलकुलेशन कर देते थे। आज के 2 जमा 2 करना तो कैलकुलेटर निकालता है दुकान वाला, या 2 जमा 2 जमा 3 करना है, कैलकुलेटर में कितना है देखो, वो भी एरर कर देता है। डाटा कलर जो होता है कंप्यूटर, वो भी मिस्टेक कर देता है। तो पढ़ाई वो थी या पढ़ाई ये है? सोच लीजिए। हम जब छोटे थे, स्कूल गए थे, ऐसी ऐसी पढ़ाई दिखाई जाती थी, हिसाब कीजिए, दूध का सवाल हल कीजिए, चाय का सवाल हल कीजिए। इस तरह से शिक्षा सिखाई जाती थी कि हमारा जो दिमाग था एक्टिवेट हो जाता था। गिनती सिखाई जाती थी, पहाड़े सिखाई जाते थे, जिनको आज कहते हैं काउंटिंग या टेबल्स। आज अंग्रेज की बात आ गई तो टेबल कहते थे, लेकिन बात तो वही है, बेस तो वही है। आज किसी से पूछ लीजिए, कोई बच्चे आपको बता, मेरे ख्याल 95% बच्चे ऐसे होंगे जो आपकी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए होंगे। उनको इंग्लिश का स्टेटस नहीं पता, इंग्लिश की स्ट्रक्चर नहीं पता, इंग्लिश का सर पैर नहीं पता, हिंदी का नहीं पता, लेकिन पढ़ रहे हैं। 95% मार्क्स भी आ रहे हैं, 95%, 100% आ रहे हैं। तो बात छोड़िए, शिक्षा का इतना बुरा हाल नहीं था जितना अब है। हमने भी पढ़ाई की है, स्कूल गए हैं। मैं जैन स्कूल में पढ़ा करता था, 11 साल मैंने वहीं पढ़ाई की है। उसके बाद एक पॉलिटेक्निक किया, फिर मैंने कैलकाटा से इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर से आगे पढ़ाई की, डिग्री इंजीनियरिंग की पूरी की। तो मैंने बहुत स्टेज देखी है पढ़ाई की। मैंने घेरे में, मेरी बहनें सिस्टर्स थी, उस सरदार थी सदा कौर खालसा स्कूल में पढ़ती थी। उस टाइम की शिक्षा व्यवस्था जो जवाहरलाल ने बनाई थी एक्सीलेंट थी। कहने को बुराई कर दीजिए आज की, जवाहरलाल ने कुछ नहीं किया या उस टाइम के नेताओं ने कुछ नहीं किया। उन्होंने जिस तरह से शिक्षा स्तर बनाया, इस तरह से बनाया था कि आप शिक्षा पूरी करने के बाद कहीं ना कहीं अपने काम में फिट हो सकते हैं, चाहे छोटा काम ही सही, चाहे आप एलडीसी ही बन जाएं, क्लर्क ही बन जाएं, कमा तो लेंगे आप कम से कम। क्योंकि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। गिनती चुनती के कुछ 1-2 हजार वकील रहे होंगे जो आज़ादी के समय थे, और तो कोई था ही नहीं। जब यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं, तो बाकी लोग कहाँ से आएंगे? डॉक्टर कहाँ से आएंगे? इंजीनियर कहाँ से आएंगे? गिनती चुनती के 2-3 इंजीनियरिंग के कॉलेज थे। बनारस का रहा होगा, एक और रहा होगा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स उस टाइम 1935, उसमें से स्टार्ट हुआ था चार्टर। कलकत्ता में आजकल है जो, कुछ भी गिनती के कोर्ट थे देश के अंदर। इंजीनियरिंग नाम की एजुकेशन बहुत बाद में शुरू हुई। 1935 में चार्टर मिला, एक कमीशन बनाया गया, उसमें कहा गया कि देखिए देश के अंदर किस तरह से हम इंडस्ट्रियलाइज करें, किस तरह से औद्योगिकीकरण करें। उस टाइम ये फैसला किया गया कि इंडस्ट्रियल कमीशन बनाया गया। उसने रिपोर्ट दी थी कि इस देश के अंदर एक इंस्टीट्यूशन चाहिए इंजीनियर्स का, जो ये बताए कि हमको देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करना है, औद्योगिकरण कैसे करना है। वो इंस्टीट्यूशन बना, इंस्टीट्यूशन इंजीनियर्स के नाम पे। 1920 में वो रजिस्टर हुआ था कंपनीज एक्ट में। उसके बाद 1935 में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने रॉयल चार्टर दिया गया, उसमें कहा गया कि ये इंस्टीट्यूशन हमारी तरफ से काम करेगा। ये है प्राइवेट बॉडी है, कंपनियां जो भी है, लेकिन हम इसको अधिकार देते हैं कि हमारे अधिकार इनके होंगे, हमारी तरफ से ये काम करेंगे, ये देश के अंदर इंजीनियरिंग को प्रमोट करेंगे, उद्योगों को प्रमोट करेंगे, शिक्षा को प्रमोट करेंगे, और बहुत से काम करेंगे। और उसके अलावा इनका जो भी मेंबर हुआ, जब तक वो मेंबर हुआ इंस्टीट्यूशन का, उसको चार्टर्ड इंजीनियर भारत का कहा जाएगा, राजपत्रित इंजीनियर भारत का कहा जाएगा। इस तरह से कलकत्ता का भी चार्टर था, कलकत्ता कोर्ट का। इस तरह से बॉम्बे कोर्ट का भी था, इलाहाबाद कोर्ट का भी था, और एक समय ऐसा भी था कि सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था, हाई कोर्ट होता था देश का, उसका भी चार्टर था। आज भी है। ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जिससे देश एकदम आगे बढ़ जाए। हमारा संविधान बना, बहुत बड़ा है मानते, बहुत लंबा है मानते, डिटेल्ड है ये भी मानते, ओरिजिनल है ये नहीं मानते। ओरिजिनल नहीं है कुछ भी इसमें, क्योंकि ओरिजिनल कभी किसी बुक में होता नहीं है, इधर उधर से लिया जाता है। हमारे संविधान के अंदर एक पहले एक्ट चला करता था, भारत सरकार एक्ट, आपने सुना होगा। भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे पहले एक्ट और आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जो आखिरी एक्ट है 1935 1935 का भारत सरकार का नियम, अधिनियम जो भी कह लीजिए आप, वो सारा का सारा संविधान में लाया गया सीधी तरह से या घुमा फिरा के। और दूसरे भी देशों के संविधानों को पढ़ा गया, वहाँ के कानूनों को पढ़ा गया। इंग्लैंड एक संविधान है, उसको मैग्ना चार्टा बोलते हैं। लोग कहते हैं ये इंग्लैंड का संविधान नहीं होता है, लोग गलतफहमी के शिकार हैं। वहाँ पर एक मैग्ना चार्टा बोला जाता है, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, दूसरे राइट्स हैं, बहुत कुछ मेंशन किया गया है जिसके ऊपर इंग्लैंड चल रहा है। वहाँ कहते हैं रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मैग्ना चार्टा के नाम पे है। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, आपको मिल जाएगा मैग्ना चार्टा क्या होता है। बहुत पुराना संविधान है। अमेरिका का भी संविधान छोटा सा है, और कई देशों के संविधान है। खैर हमारा संविधान बनाया गया, बहुत सोच समझ के बनाया गया। हम ये नहीं कह रहे कि जल्दीबाजी में खींच के बनाया गया। हमारा अच्छा संविधान है, पब्लिक के लिए है, पब्लिक के भले के लिए है। प्रिएम्बल्स बहुत अच्छे हैं, समाज को न्याय देना, व्यवस्था को न्याय देना, गिरे हुए लोगों को उठाना,
जो लोगों को अन्याय किया गया उनको उठाना, शिक्षा को अच्छा बनना, देश की उन्नति करना, सारे लोगों को रहने का अधिकार देना, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कोई भी उनका कल्चर हो। सेकुलरिज्म उसमें लिखा है, लोग सेकुलरिज्म का मतलब नहीं समझते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब खाली ये नहीं होता है कि सब धर्मों के लोग एक साथ रहें या स्टेट धर्म को ना माने या माने। सेकुलर का मतलब बहुत बड़ा होता है। सेकुलर का मतलब ये होता है कि जो सैकड़ों साल से, हजारों साल से जो भी हमारे रीति रिवाज चले आ रहे हैं, यदि वो रीति रिवाज किसी दूसरे रीति रिवाज से क्लैश नहीं करते हैं तो उन रीति रिवाजों को चलने देना होगा। वो भी हमारा सेकुलरिज्म का हिस्सा है। हम धर्म को मानते हैं, हम हिंदू को मानते हैं या नहीं मानते हैं, हम इस्लाम को मानते हैं नहीं मानते हैं, वो सब तो है, वो तो सेकुलर का हिस्सा है ही है। बाकी चीजें भी जिससे समाज का नुकसान ना हो वो चलता रहेगा। सती प्रथा भी थी, सती प्रथा अच्छी नहीं थी, क्लैश करती थी तो हटा दिया गया। ऐसे ही बहुत सी चीजें थी जो क्लैश करती थी, हटा गया। लेकिन जो चीज क्लैश नहीं करती थी उनको नहीं हटाया गया, क्योंकि जब 7 फेरे लेना है शादी में, ठीक है लो, निकाह नामा पढ़ना है तो पढ़ो, कौन रोक रहा है आपको? आपको कोर्ट में शादी करनी है तो कोई नहीं रोक रहा आपको, आपको जैसे मर्जी करनी है, आपका फंडामेंटल राइट है, कीजिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज शादी का संस्थान है, कीजिए आप। यही तो होते हैं राइट्स। सेकुलरिज्म यही है। सोशलिज्म भी है, उसमें क्या होता है? सोशलिज्म समाज का, सब कुछ समाज का। लोग कहते थे कम्युनिज्म अलग होता है। हमारा जो है इस देश में, मेरा है, आपका है, हमारा है, लेकिन समाज का भी है। मैं व्यक्ति हूँ, अपने लिए हूँ, लेकिन मैं समाज के लिए भी हूँ। जहाँ तक आवश्यकता होगी मैं अपने लिए करूँगा, लेकिन जब आवश्यकता होगी मैं दूसरों के लिए भी करूँगा। यही सोशलिज्म है। मेरा पैसा, मेरी शक्ति, मेरा ज्ञान, मेरा विज्ञान, मेरी मेहनत, मेरा जो भी कुछ है देश के लिए है। मैं अपने आप लेके नहीं जाऊँगा इसको। जितना जब तक हूँ मैं खाऊंगा पीऊंगा। अगर मेरा कोई रिश्ता नहीं बचता है, कोई मेरा सर्वाइवर नहीं बचता है, तो जो भी मेरा है वो देश का है। यही है सोशलिज्म। सेकुलरिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया। रिपब्लिक कहते हैं, हम रिपब्लिक हैं। आप रिपब्लिक का मतलब जानना चाहते हैं, जानना भी होगा आपको, जान लीजिए क्या होता है रिपब्लिक। कभी सोचा आपने क्या होता है रिपब्लिक? आप सोचिए, पढ़े लिखे लोग हैं। शब्द खुद बता देगा आपको क्या होता है रिपब्लिक। पहले राजा था इंग्लैंड का हमारे ऊपर, पहले मुगल थे हमारे ऊपर। इंग्लैंड के राजा का राज छूटा 1947 15 अगस्त के दिन से। उस एक्ट को आप पढ़ लीजिए, उसका नाम है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट से। उसके अंदर 2 डोमिनियन बनाए गए, उसमें एरियाज लिखे गए, ये एरियाज इस डोमिनियन के साथ जाएंगे और ये एरियाज इस डोमिनियन के साथ जाएंगे। उसमें 2 देशों के नाम लिखे गए हैं। एक का नाम है भारत, हम भारत कह रहे हैं, उसमें इंडिया लिखा हुआ है, और दूसरा है पाकिस्तान। कौन कौन सी टेरिटरीज, कौन कौन सी स्टेट्स पाकिस्तान में जाएंगी, कौन कौन सी टेरिटरीज, कौन कौन सी स्टेट्स भारत या इंडिया में जाएंगी, उसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई तीसरा देश नहीं बनेगा। इसका मतलब यही होता है। इस एग्रीमेंट पे, इस एग्रीमेंट के दोनों के देशों के बीच में आज़ादी के टाइम हमारे देश के बीच में और पाकिस्तान देश के बीच में और वहाँ के राजा के बीच में जो फैसला हुआ यही हुआ। उसी के बेस पे इंग्लैंड सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर पास करके ये एक्ट बनाया। 1947 15 अगस्त के बाद वो दिन है, 15 अगस्त 1947 का। उसमें लिखा है अपॉइंटेड डेट। अपॉइंटेड डेट है कि जिस दिन से इंग्लैंड सरकार, इंग्लैंड का राजा अपने अधिकार छोड़ देगा ब्रिटिश इंडिया से, और वो उनको उनके हवाले कर देगा। आप जैसे मर्जी रहिए, खाइए पिए मरिए, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको हमारी हेल्प पड़ती है हम आपको हेल्प देंगे, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होगी। हमारे देश के नियम जो बने हुए हैं आप उनको चलाएं ना चलाएं आपका हक है। आगे जो नियम बनेंगे आप अगर उसको एक्सटेंशन चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो हम कोई जबरदस्ती नहीं करने आ रहे, आपकी अपनी मर्जी है। आप अपने नियम बदलना चाहते हैं बदलिए, नहीं बदलना चाहते हैं नहीं बदलिए। आपके देश की जिम्मेदारी आपकी है। आप 2 देश बनेंगे हमारी तरफ से, भारत, इंडिया या पाकिस्तान। इस पूरे जहाँ पर हम रहते थे, हम राज करते थे, इसके अलावा कोई और देश नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर का राजा हीरा हरी सिंह गया था उनके पास, इंग्लैंड के राजा के पास, कि मेरे को भी आप ऐसा ही इंडिपेंडेंट कर दीजिए। उसने कहा भाई साहब नमस्कार, जो होना था हो गया, पार्लियामेंट का फैसला है, मेरे हाथ में नहीं है। अब आपको इन्हीं में सुलझाना होगा अपनी प्रॉब्लम। आपकी इच्छा है भारत में जाएं, आपकी इच्छा है पाकिस्तान में जाएं। वो चाहते थे इंडिपेंडेंट रहना, उनको मना कर दिया गया। हमारी तरफ से कोई आपको ऑर्डर नहीं है। हमारे एक्ट में यह लिखा है आपकी मर्जी, किधर भी जाओ, इस डोमिनियन में जाओ या उस डोमिनियन में जाओ। ये है स्टेटस कश्मीर का,
जिसके ऊपर आजकल बहुत बहस होती है, टेलीविजन में बहस होती है, सर पैर किसी को पता नहीं, किसी एंकर को पता नहीं, सिर्फ बकवास करनी टेलीविजन के ऊपर आके, डिटेल स्टडी कर रही नहीं, कुछ नहीं करना। जम्मू कश्मीर स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो अलग रहना चाहती थी, और दो स्टेट है जो नहीं आना चाहती थी, उसमें हैदराबाद भी है और जूनागढ़ भी है। हैदराबाद और जूनागढ़ तो सॉल्व कर ली गई क्योंकि उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी, किसी ना किसी तरह से उनके रास्ते निकाल लिए गए। प्रॉब्लम आई तो जम्मू कश्मीर के लिए आई। आप हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर वाले ने पहले लिख के दे दिया था पाकिस्तान को, उससे लिखवा लिया गया था कि हम यहाँ आएंगे, लेकिन उसने बाद में उस पर एक्शन नहीं लिया। इस बात का गुस्सा वहाँ के लोगों को आ गया कि इसने दोबारा पेपर हमें नहीं दिया जो उसको देना चाहिए था, और उन्होंने उसके ऊपर उठा के अटैक कर दिया। कश्मीर वाला राजा कंफ्यूज था कि क्या किया जाए, उसने डिले किया। वो प्रधानमंत्री बने रहना चाहता था, सॉरी राजा बना रहना चाहता था, जम्मू कश्मीर चाहता था किसी तरह से एक देश बने। लेकिन जब देखा पाकिस्तान ने ये खेल खेल रहा है, ये बाद में इंडिया में चला जाएगा, तो उनने वहां से भेजी, फौज तो नहीं भेजी, कबीले भेज दिए अपने और चढ़ाई कर दी इसके ऊपर। क्या करेगा भाई, जब चढ़ाई कर दी तो उसका अपनी सेना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपनी स्टेट चाहता है अलग हो, देश अलग हो, लेकिन सर पैर कुछ भी नहीं है उसका। उन लोगों ने आकर इनकी लूटपाट शुरू कर दी, दुकानों की, बाजारों की, मकानों की, लड़कियों को रेप शुरू कर दी, ये सब कुछ लूटना शुरू कर दिया। तो घबरा गया वहां का राजा हरि सिंह, घबरा गया भाई क्या करेगा। इधर लॉर्ड माउंटबेटन बैठा है, हमारा जवाहरलाल बैठा है, सरदार पटेल बैठा है। उसने कहा भाई मेरी हेल्प करो। राजा ने कहा, माउंटबेटन ने कहा नहीं, आप दूसरी कंट्री हैं, हम आपकी हेल्प कैसे कर दें। यूनाइटेड नेशंस बन चुका है, उसका एक चार्टर है, उसमें साफ लिखा है कि हम दूसरे देश के इंटरनल मामलों में अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम आपको हेल्प नहीं कर सकते जब तक कि आप हमारी अंडर ना हो, हमारे एरिया में ना हो। आप हमारे एरिया में नहीं हो अभी तक। क्या करता बेचारा, वो जानता था सब चीजें कि कानून क्या है, व्यवस्था क्या है। उसने कहा देखिए साहब, जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात मानता हूँ, मैंने एक्सेशन लेटर बनाया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसको बोलते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, कहीं मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू एंड कश्मीर। उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। उसने लिख के वो भेज दिया लॉर्ड माउंटबेटन को फटाफट कि देखिए साहब, मैंने लिख के भेज दिया आपको, अगर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप मेरे बचाव के लिए, मेरे जम्मू कश्मीर के बचाव के लिए, मेरे देश के बचाव के लिए अपनी सेनाएं भेज दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ एक्सेशन कर रहा हूँ, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। जब ये लॉर्ड माउंटबेटन को पता लगा, जवाहरलाल को पता लगा, औरों को पता लगा, पटेल को पता लगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा ठीक है भाई, आ तो गया है ना, अब आप हमारे हिस्सा हैं, ये कश्मीर का हिस्सा, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि रक्षा की जाए। तो उसने यहाँ से अरेंजमेंट शुरू किया, और उधर हरि सिंह कह चुका था अपने प्रथम सेक्रेटरी को, प्रथम सचिव को, यदि कल सुबह तक भारत की फौजें यहाँ आए तो कृपया करके मुझसे पूछिएगा नहीं, मेरे उठने से पहले मेरे कनपटी में गोली मार दीजिएगा, ताकि मैं दोबारा अपनी आंखें ना खुल सकूं उस दुनिया में। ये सब रिकॉर्ड में है, आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट्री उठा के, कोई बताएगा नहीं आपको, सच्चाई आपको कोई बताने वाला नहीं है, कोई टेलीविजन वाला नहीं बताएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को पता है, जिसको पता है वो भी नहीं बताएगा। मैंने खुद रिसर्च करके ये देखा है, मैं नहीं था उस टाइम, डॉक्यूमेंट्स जो भी देखे हैं, जो भी सीरियल देखे हैं, जो भी लेटर ऑफ एक्सेशन भी मैंने पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा है ये लेटर ऑफ एक्सेशन है, ये मर्जर नहीं है, हम आपके संविधान को नहीं मानेंगे या मानेंगे ये हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन उस समय बाकी लोग जो देश के थे, 350 स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स जिनको बोलते हैं, वो साइन करके भेज चुके थे कि जो भी भारत का संविधान होगा, अगर इन हमारी शर्तों के हिसाब से होगा तो हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम मर्जर होंगे इस देश के अंदर। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा कि देखिए, संविधान आपका मानना नहीं मानना ये बात की बात है, हम देखेंगे क्या करना है, हम एक तो प्राइम मिनिस्टर के डेजिग्नेशन को छोड़ रहे हैं, हम मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे, वो भगवान मान लेते हैं, लेकिन इन 3-4 चीजों के ऊपर तो आप हमके देश के कानून को मानेंगे, जैसे बाहर की हमारी फौजें कैसी होगी, हमारा विदेश नीति कैसी होगी, और 2-3 बातें हैं, लेकिन बाकी बातें जब तक हम नहीं कहेंगे आप उसके बारे में कानून पास नहीं कर सकते हैं। देश के इंटरनल कानून जो भी होंगे, टेलीग्राफ एक्ट आप आपका मानते हैं, फौज हम अपनी मानते हैं, विदेश नीति अपनी मानते हैं, लेकिन यदि आपको जमीन चाहिएगी हमारे स्टेट से तो आप हमारी मर्जी के बिना एक्वायर नहीं करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे एक्वायर करने में, यदि वो किसानों की जमीन होगी तो, और यदि हमारे अपने कंट्रोल में होगी तब भी हम उसे एक्वायर करके आपको देंगे, या आप खुद देंगे अपने प्राइसेस पर, अपने एग्रीमेंट के हिसाब से, आप हमसे छीन नहीं सकते हैं अपने कानून के हिसाब से। ये है लेटर ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं इसको, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने से पहले
आप किसी से बहस मत कीजिएगा। कोई ये टीवी एंकर्स तो सारे पागल है, टीवी वाले सारे पागल है, बीजेपी वाले पागल है और कांग्रेस वाले भी पागल है। मैं सबको पागल कह रहा हूँ क्योंकि वो सब जवान है। उन्होंने वकीलों को आप खाली छोड़ दीजिए, बाकी सब ऐसे ही है। कुछ पता नहीं, किसी को शोर मचाना आता है, बस भारत माता की जय कहना आता है, दूसरे गाली देना आता है। इसके अलावा उनको भारत माता की डेफिनेशन भी नहीं पता है कि भारत माता क्या होती है और वंदे मातरम का मतलब क्या होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे दुख होता है कि भारत के अंदर इतने पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी कागज नहीं पढ़ते हैं, समझते नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है। बस शोर मचाना शुरू, धारा 370 हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, बस शोर मचा दो। कोई उसका मतलब नहीं समझता। धारा में कह रहा हूँ, मुझे भी धारा नहीं कहनी चाहिए, आर्टिकल है। धारा तो कानूनों में होते हैं, वो कानून नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत का संविधान का हिस्सा है उनका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1948, जिसमें JNK का कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे से अटैच है। उसमें साफ लिखा है कि हम आपके देश भारत को मानेंगे, भारत नाम को हम मानेंगे, हम आपके रिपब्लिक होने को मानेंगे कि आप रिपब्लिक हैं, आप लोकतांत्रिक हैं। इसके अलावा हम सोशलिज्म को नहीं मानेंगे, हम सेकुलरिज्म को नहीं मानेंगे। उस संविधान में साफ साफ लिखा है। JNK के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का जो संविधान है, आप पढ़ लीजिए उसको अगर आपके पास सामने, क्योंकि आप पढ़े हैं नहीं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपको पढ़ने में शर्म आती है। हमारे यहाँ है रिपब्लिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ये है 4 चीजें। उनके में है रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। सोशलिस्ट एंड सेकुलर जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होता। अपने दिमाग के अंदर बत्ती जला के लिख लीजिए, LED बल्ब से लिख लीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे। ना वो लोग सेकुलरिज्म को मानते हैं और ना ही वो लोग सोशलिज्म को मानते हैं। वो अलग है इस चीजों से, लेकिन भारत के साथ है। भारत में मर्ज नहीं हुआ। भारत में मर्ज नहीं हुआ, उसका कारण यह है कि डिस्प्यूट है। UNO का रेजोल्यूशन अभी लागू होता है, जो उस टाइम लागू होना चाहिए था। UNO से पास हुआ था, डिस्प्यूट हो गया था भारत कश्मीर के, भारत पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान भी वहां पहुंच गया था और हम भी वहां पहुंच गए थे। और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को और अमेरिका को कन्विंस कर दिया था कि गलती भारत की है, और उनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों के बीच में वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया, जो आज भी वैलिड है। उसमें कहा गया है कि रेफरेंडम होगा वहां की जनता का कि वो भारत जाना चाहती है या पाकिस्तान जाना चाहती है या अलग रहना चाहती है। वो रेफरेंडम आज तक नहीं हुआ। उसका प्रोसीजर डिफाइन किया गया था, उसको किसने फॉलो नहीं किया। अब वो क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, उसमें क्यों गलत था, कौन सही था, उस बात को छोड़िए। प्रश्न उठता है कि वो था, ऐसा हुआ है। उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में, जुल्फिकार अली भुट्टो जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में समझौता हुआ था, जिसको शिमला समझौता बोलते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। जो फैसला करेंगे भारत और पाकिस्तान मिलकर आपस में करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाईपार्टाइट टॉक्स, द्विपक्षीय वार्ता। हम दोनों मिलकर फैसला करेंगे। और वो इंदिरा गांधी का बड़प्पन था कि सलाह को किसने दिया, उसको सलाह मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था शिमला एग्रीमेंट के बीच में, जो आज के लोग नहीं समझते। मतलब UNO को भी हटा दिया उन्होंने उस एग्रीमेंट से। UNO से हमारा कोई लेना देना नहीं है जहां तक भारत पाकिस्तान का प्रश्न है। लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर का प्रश्न है, भारत पाकिस्तान का प्रश्न लिखा है। ये बात त्रुटिपूर्ण है कि जहाँ जम्मू कश्मीर आता है तो रिजोल्यूशन फिर सामने आता है। उसके बाद अटल बिहारी साहब ने रिजोल्यूशन पास किया था लोकसभा में, हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। आपने भी किया, बड़ी अच्छी बात है, आप मानिए अभिन्न अंग। अगले दिन पाकिस्तान ने भी कर दिया कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। इसने उसको क्या फायदा हुआ इन बातों का, जब एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन कहता है कि आप हमारी टांग नहीं अड़ाएंगे हमारे बीच में इन विषयों के अलावा। जब उन्होंने कहा नहीं आप आपसे मर्ज हो रहे हैं, तो आपने अपने आप ही मर्ज कर दिया। क्या फायदा उसका, उसकी वैल्यू क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका भी नहीं कहता कि आप रिजोल्यूशन से ऐसा कुछ कर दीजिए। कहाँ लिखा है, संविधान में ही नहीं लिखा हमारे किस तरह से आप किसी को मर्ज कर सकते हैं जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल ना दे। आप जबरदस्ती कर रहे हैं किसी के साथ, पॉलिटिकल एंगल से, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से। उधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया, तो मतलब क्या रहा बात का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन बातों से कुछ नहीं रखा, वास्तविकता को समझिए। पब्लिक की बिना मर्जी के आप कोई देश नहीं चला सकते। पब्लिक मानी थी भारत के दूसरे राज्यों की, तभी वो मर्ज हुए थे। पब्लिक बड़ी होती है, संविधान बड़ा नहीं होता है, राजा बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ी पब्लिक होती है। पब्लिक ने संविधान बनाया है, बनाया किसी कमेटी ने है, लेकिन पब्लिक तो है ना, पब्लिक ने अधिकार दिया उस कमेटी को, पब्लिक ने संविधान बनाया, पब्लिक ने पास किया संविधान को,
पब्लिक ने इसको कानून का रूप दिया, पब्लिक ने इसको पूरा रूप दिया। पब्लिक इसके ऊपर है, पब्लिक इसके नीचे नहीं है। लागू पब्लिक पे होता है, ये बात सही है। संविधान रूल पब्लिक को करता है, ये बात भी सही है, क्योंकि पब्लिक ने इसको बनाया है। रेफरेंडम हमारे संविधान में नहीं है कि हम रेफरेंडम कराएंगे किसी बात का, लेकिन बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा भी नहीं है, लेकिन कश्मीर पे लागू होता है। सच्चाई यही है। अब आगे चलते हैं। अब इस बात पे रुक के हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग कहेंगे ये किसी पार्टी का, शायद कांग्रेस का होगा या किसी और का होगा। ये गलतफहमियां आजकल बहुत जल्दी हो जाती हैं। कोई अगर बात कर लेता है कश्मीर की या देश की, ऐसी बात कर लेता है जो उनको पसंद नहीं आती, तो देशद्रोही कहा जाता है। हाँ भाई, हम तो देशद्रोही हैं, बात खत्म हो गई। आप कहते रहिए, क्या फर्क पड़ता है इससे? सच बोलना देशद्रोह है तो है। अब चुनाव चल रहे हैं, बात तो हमारी चुनाव से शुरू हुई थी, हम कहां से कहां पहुंच गए। भाई पहुंच नहीं गए, जरूरी है, क्योंकि ये भी समस्या है, देश की समस्या है। अगर हम समस्याओं को नहीं समझेंगे तो चुनाव का फायदा क्या है? चुनाव क्यों कराए जाते हैं? आखिर को शौक है क्या? क्या वोट देना हमारा मंदिर में जाना होता है क्या? कि हम 5 साल में वोट देना ही देना है? क्या मतलब होता है वोट देने का? आप समझिए ना, क्यों दें हम वोट किसी को? अब तो पार्टी सिस्टम बना रखा है, जबरदस्ती बना रखा है। कहीं संविधान में नहीं लिखा कि पार्टी को वोट दीजिए आप, कहीं संविधान में नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर को चुनिए आप, कहीं नहीं है संविधान में। बता दिए को, मेरा चैलेंज है, खुला चैलेंज है बड़े से बड़े वकील को, कि दिखा दे मुझे कहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री इलेक्ट करेंगे आप। कोई चुनाव नहीं है भारत के संविधान में प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री को विश्वास लेना पड़ता है लोकसभा का, और वही प्रधानमंत्री होता है, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, पब्लिक नहीं करती है प्रधानमंत्री का चुनाव। पब्लिक करती है सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव, सांसदों का चुनाव जो लोकसभा के होते हैं। सबसे बड़ा अधिकार है चुनाव। एमपी सबसे बड़ा होता है पार्लियामेंट के अंदर, देश के अंदर एमपी लोकसभा का सबसे बड़ा होता है, और उससे बड़ा होता है वोटर। एमपी पार्लियामेंट में जाकर प्रधानमंत्री को चुनता है, एमपी पार्लियामेंट में जाकर राष्ट्रपति को चुनता है, और एमपी को राष्ट्रपति हटाने का भी अधिकार है, एमपी को प्रधानमंत्री हटाने का भी अधिकार है, और यहाँ तक कि एमपी को सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाने का अधिकार है, और बहुत से लोगों को हटाने का अधिकार है, अगर वो चाहे तो रिजोल्यूशन लाकर। बड़े बड़े कानून बनाने का अधिकार है, और बड़े बड़े कानूनों को हटाने का अधिकार है। ये अधिकार छोटे अधिकार नहीं है। हमारे एमपी समझते नहीं है, क्योंकि वो इतने लायक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो संविधान में क्या है जानते नहीं है, वो देश का कानून नियम क्या है वो जानते नहीं है। हमारे देश का नाम भी गलत बोलते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। बड़े से बड़े नेता हमारे देश का नाम नहीं जानता है। हमारे देश के नाम को हिंदुस्तान 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 बोलते रहते हैं, जबकि हमारे देश का संवैधानिक नाम हिंदुस्तान नहीं है। हमारे देश के संविधान में 2 नाम है, एक है भारत और एक है इंडिया। इसके अलावा तीसरा नाम नहीं है, और जो भी ऐसा बोलते हैं वो बेवकूफ मैं उनको कहूँगा, अनपढ़ ही मैं कहूँगा। पहले ही पेज पर लिखा है, पहले ही आर्टिकल में लिखा है कि हमारे देश का नाम ये है। अगर वो एक खोलकर भी पुस्तक नहीं पढ़ते संविधान की, तो उससे लीचड़ घटिया किस्म का नेता नहीं हो सकता देश में। चाहे वो प्रधानमंत्री बोले या अपोजिशन का लीडर बोले या कोई और नेता बोले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जब पढ़ नहीं सकते इतना भी, तो मैं आपको नेता मानता ही नहीं। नेता के लायक नहीं है आप देश का नाम नहीं जानते, तो आप क्या करेंगे देश के लिए? आपको तो सीट से मतलब है, आपको देश की सेवा से मतलब नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि वोट क्यों दिया जाए? क्या जरूरत पड़ गई है हम 5 साल में जाएं, वोट दे के आए? हम जानते तक नहीं अपने उम्मीदवार को कि कौन बनेगा हमारी तरफ से एमपी, जाएगा हमारी तरफ से, हमारा काम करेगा मेरी तरफ, फिर भी वोट देते हैं कि भाई देना है, हमारा अधिकार है। ठीक है, अधिकार है, हम क्या सोच के देते हैं? वोट देने का मतलब भी तो कुछ होना चाहिए। हम वोट बस देने इसलिए दे दें कि देना है। क्यों भाई, मेरा क्या करने जा रही है जो अपना अधिकार तुम्हें दे दूं? तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता, वोट मांगने आ जाते हो। अब तो मांगने भी नहीं आ रहे आजकल, तो आज तक वोट भी नहीं लेने आ रहे। भाई हम वोट दे भी कहने नहीं आ रहा है, जिसको देना है दे दो यार, जो जीतेगा जीत जाएगा। अब तो माइंड चेंज हो गया है, जमाना ही चेंज हो गया है। पहले आते थे, स्पीचें देते थे, लोगों से मिलने जाते थे, भाई हमें ये प्रॉब्लम है, वो लोग क्वेश्चन भी करते थे पहले लोग कि आपने हमारे को क्या दिया, आपने हमारे देश के लिए क्या किया, इससे लेके क्या। आजकल तो मतलब ही नहीं है भाई। अरे मोदी के नाम पे वोट दे दो भाई, कांग्रेस के नाम पे वोट दे दो भाई, किसी ने कहा जी देश को बचाना है वोट दे दो, किसी को कुछ कह रहा है। कोई नहीं कह रहा कि करना क्या है। मोदी बहुत बोले जा रहा है, बहुत बोले जा रहा है, फालतू की बकवास किए जा रहा है। मैं तो साफ कह रहा हूँ, बकवास ही कर रहा है। राजीव गांधी के नाम पे जी, राजीव गांधी गुंडा था, वो भ्रष्ट था, सोनिया गांधी खराब है, इंदिरा गांधी खराब थी, नेहरू ने कुछ नहीं किया। बिना सर पैर की बात है, जिसका आज की तारीख के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मोदी घबरा रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि 2014 में क्या क्या लिख के दिया था उसने,
ये काम करेंगे, वो काम के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। देश के युवा क्या करेंगे, कोई बात नहीं की जा रही है। देश की शिक्षा का क्या हुआ, कोई बात नहीं की जा रही है। देश में कितना पैसा उधार लिया है, कोई बात नहीं की जा रही है। देश ने क्या खर्चा किया है, कोई बात नहीं की जा रही है। बस अपनी अपनी सब हाँक रहे हैं, दूसरे की बुराई कर रहे हैं, अपनी अच्छाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के क्यों ना हो। एक ने तो 15 लाख दिला दिए सबको, एक सब 72,000 दिला देगा एक साल में। वो समझते हैं पब्लिक इतनी टुच्ची बन चुकी है कि इनकी बातों में आके इनको वोट दे देगी। शायद पब्लिक ऐसी हो, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन लोग ऐसे होंगे, तभी वो ऐसी बातें करते हैं। जो चीज़ 5 साल में आनी है उसके लिए कोई वार्ता नहीं हो रही, कोई डिबेट नहीं हो रही, कोई प्लान नहीं किसी के पास, किसी पार्टी के पास प्लान नहीं। आज हम 2019 में खड़े हैं, दुनिया चेंज हो रही है, गल्फ की इकोनॉमी चेंज हो गई, अमेरिका की इकोनॉमी चेंज हो गई, चाइना की इकोनॉमी चेंज हो गई, कई जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं, यूएस और चाइना में झगड़ा चल रहा है पैसे का, लेन देन का, टैक्सेस का। रशिया में, चाइना में कुछ और चल रहा है, यूरोप कम्युनिटी में कुछ और चल रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी हम मस्त हैं, जय भारत और भारत माता की जय, वंदे मातरम क्या क्या कर खुश हो जाते हैं। उस भारत माता को संभाल तो लो जिसकी जय बोल रहे हो मेरे भाई। आप समझ तो लो भारत माता का मतलब क्या है, वंदे मातरम का मतलब क्या है। बस शोर मचाना आता है, उस काबिल तुम हो, ये हक तो पहले हासिल कर लो कि आप भारत माता की जय बोल सकते हो। जिन्होंने ये कहा है वो देश के लिए मरे, लड़े, अपनी जानें दी। आपने क्या दिया, आपने तो सीट ली, ईमानदारी तो आप में है नहीं। बदतमीजी के आप माहिर हैं, गाली देने में आप डॉक्टरेट हैं, लड़कियां छेड़ने में आप डॉक्टरेट हैं, आप रेप के एक्सपर्ट हैं। आप में ऐसी कौन सी अच्छी क्वालिटी है कि आपकी बात को माना जाए। आप भारत माता को भी बदनाम करते हो, क्यों ऐसी बातें बोलते हो जिससे भारत माता भी सोचे कि मेरी वैल्यू तो करते नहीं, मेरे बारे में तो सोचते नहीं, मेरी चिंता तो इनको है नहीं, मेरी जय बोलते हैं। अमीर बाप के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बाप से भी झूठ बोलते हैं, माँ से भी झूठ बोलते हैं। पैसा लेना होता है खर्चने के लिए, उसके बाद शराब पीते हैं, ड्रग्स खाते हैं, गलत काम करते हैं, ऐश करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या आप वो हो? गाय के नाम पे झगड़ा करो, मुसलमान के नाम पे झगड़ा करो, हिंदू के नाम पे झगड़ा करो, झगड़े करो, लोगों को डरा दो। बस यही है आज का भारत का भविष्य। पढ़िए आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का आर्टिकल 51A जो बताता है, परिभाषित करता है कि आपका कर्तव्य क्या है। आपने कभी पढ़ा? डॉक्टर मोदी आपने पढ़ा? राहुल आपने पढ़ा? किसी ने पढ़ा? पढ़ा है तो बताइए क्या पढ़ा, क्या आप फॉलो कर रहे हैं उसको? अधिकार सब मांगते हैं, फंडामेंटल राइट है मेरा, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है मेरा, राइट ऑफ रिलीजन है मेरा, राइट ऑफ प्रोफेशन है मेरा, सब कुछ आपके राइट हैं। आपका कर्तव्य कुछ नहीं है, आपका कर्तव्य एक ही है, पैसा लूटो पब्लिक का और भाग जाओ, और भागने दो। देश को लूटो और खा जाओ, सीट को छीनो और बेच दो, सरकारी कंपनियों को बेच दो, कितनी मुश्किल से बनी होंगी, कितने सालों में उनको बेच के खा जाओ। सरकारी विभाग रोते रहें, प्राइवेट को आप पैसा दे दो, यही आपका कर्तव्य है। अपने शोर मचाओ, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, यार करो कुछ मत। अंधे दिमाग से आप नोटबंदी कर दो, अंधे दिमाग से आप जीएसटी लगा दो, अंधे दिमाग से आप इलेक्शन करा दो। इलेक्शन कमीशन भारत का कहा जाता है संवैधानिक संस्था, कचरा, कुछ नहीं कर रहा। याद आता है टीएन सेशन, उसका जूता भी नहीं है ये कमीशन। टीएन सेशन से दहशत खाते थे बड़े बड़े नेता, कोर्ट भी दहशत खाता था। साफ कहता था मैं भारत सरकार का नौकर नहीं हूँ, मैं भारत सरकार के अंडर नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, संविधान के हिसाब से काम करूंगा, जो करना है कर लो। क्या कर लोगे मेरा, मैं तुम्हारे अंडर नहीं हूँ, तनख्वाह तुम्हारी जेब से नहीं लेता, मैं सेवा कर रहा हूँ देश की, भारत के संविधान की। और आज तो साहब चाय वाले बन गए हैं। चाय वाले भी चाय बना के पिला देंगे मोदी को, उनका फर्श साफ कर देंगे, उनकी फाइलें साफ कर देंगे, उनका डेस्क साफ कर देंगे। ये हाल है चुनाव आयोग का। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग को, बैठा रखा है बेवकूफ आदमी, कुछ नहीं कर रहा, आंखें बंद कर रखे हैं, चुनाव करा रहे हैं, ईवीएम लूटी जा रही हैं, ईवीएम बदली जा रही है, कोई चिंता नहीं है। छोटे नेताओं को ऑर्डर कर देते हैं 72 घंटे आपको स्पीच नहीं देनी है, लेकिन जो सबसे बड़ा नेता है, जो डायरेक्ट सबको कर रहा है, जो उसके बारे में जिन क्लीन चिट दी जाती है, जाइए आपने कुछ नहीं किया, मैंने कह दिया। शर्म आती है ऐसे चुनाव आयोग पे। अरे जूता सीखो, जूता पॉलिश करो उनका जाके, क्या करोगे आप? आपको किसने बना दिया चुनाव आयोग?
आप तो क्लर्क बनने के लायक नहीं है, दिमाग नहीं है आप में, करप्ट है आप, भ्रष्ट है आप, ये भी करप्शन होती है, गलत फैसले देना करप्शन नहीं है क्या? और एक हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट, उन्हें कोई चिंता नहीं है, कहते होने दो, जाओ हाई कोर्ट में जाओ, वहां फाइल करो। आप सुप्रीम कोर्ट है साहब, कोर्ट की क्रिटिसिज्म नहीं मैं कर रहा और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप भूल रहे हैं कोर्ट होने के बाद भी कि आपने हमारे राइट्स को बचाना है संविधान के हिसाब से। आपने संविधान को सुरक्षित रखने की कसम खाई है, आपने खाई है, राष्ट्रपति ने खाई है, और यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने भी खाई है। प्रधानमंत्री जी ने नहीं खाई थी, उन्होंने कहा था कि मैं इस संविधान को पालन करूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि सुरक्षा करूंगा। सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति महोदय हैं, चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट है, और संस्थाएं जो इंडिपेंडेंट वो है। तो साहब आप रक्षा तो नहीं कर रहे, हमारी मशीन लूट रही है, ईवीएम हैक हो रही है, मैं वोट दे के आता हूं, मेरा वोट कहीं और जा रहा है, तो मेरे वोट की रक्षा कौन करेगा? अमेरिका करेगा आके या इंग्लैंड करेगा आके? भारत के संस्थान में आप हेड हैं साहब, आप बुलाइए उनको, ये सब क्यों हो रहा है? आप बुलाइए इलेक्शन कमीशन को, सो मोटो लीजिए, आप क्यों नहीं लेते? आप पाकिस्तान का निसार अहमद जस्टिस था, हर एक को खड़ा कर देता तो कभी लग रहा क्या कर रहे हैं, जवाब देश का किसी में है हिम्मत हमारे देश के जज में इतना करने की? पाकिस्तान छोटा सा देश, हम जिसे कुछ नहीं समझते हम उसको, एक ऐसा जस्टिस पैदा हुआ वहां पर, जस्टिस अहमद निसार रिकॉर्ड करके गया है। मैं रोज समाचार देखता था, उसके न्यूज पढ़ता था, खासतौर से पाकिस्तान की उसकी कोर्ट की न्यूज, सुप्रीम कोर्ट की न्यूज, लेकिन आज कोई न्यूज नहीं आती वहां से, खत्म हो गया सब, तो रिटायर हो गया। जस्टिस निसार जैसे जस्टिस चाहिए हमारे देश में, हमें शर्मा जैसे जस्टिस नहीं चाहिए। जस्टिस निसार एक दहशत पाकिस्तान के अंदर, जिसने नवाज शरीफ को भी भगा दिया, मुशर्रफ की भी खाट खड़ी कर दी, ऐसे जस्टिस चाहिए हमको। अरे क्यों डरते हैं आप जस्टिस हैं सबसे बड़े देश के, आपको किस बात का डर है? लेकिन नहीं, आप जस्टिस लॉयर नहीं बनना चाहते, इसलिए आप डरते हैं। एक ऐसी दहशत क्रिएट कर रखी है डॉक्टर मोदी ने कि सबको खा जाऊंगा मैं, भूत हूं मैं, पिशाच हूं मैं, सब डर गए, मर गए। अरे आप डरेंगे तो मेरे जैसे चुच्चे आदमी का क्या होगा, एक छोटे से हॉकर का क्या होगा? आप जैसे चीफ जस्टिस डर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डर जाएंगे, कोई लेडी आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करती, आपके फ्यूज हो जाएंगे, क्या करेंगे आप? मुझे नहीं कहना चाहिए ऐसा, लेकिन मेरा मन नहीं माना, मेरी ताकत नहीं मानी, नहीं बोलना पड़ेगा, चाहे मैं अंदर से रोता रहा हूं कि चीफ जस्टिस के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर आप ऐसा मजबूर कर रहे हैं साहब। खाट खड़ी कर देनी चाहिए थी आपको इलेक्शन कमीशन की, क्यों नहीं की आपने खाट खड़ी? बुला लेना था वहां। अरे तुमने कैसे रिजेक्ट किया इसका, इस तेज बहादुर का पिटीशन, आपने इसका नॉमिनेशन कैसे कैंसिल किया? अरे कितनी मिस्टेक है डॉक्टर मोदी के, पहले भी थी मिस्टेक, उन्होंने अपनी डिग्री तक डिक्लेयर नहीं की थी, उसको नहीं रिजेक्ट किया गया। उनकी डिग्री इलीगल है ही नहीं, वो लिख रहे हैं डिग्री है, सब जगह एरर्स है। 80 आदमी रिजेक्ट कर देते हैं उस पोस्ट के, उस कैंडिडेचर के पीछे। आप बनारस में इतने सारे रिजेक्ट कर दिए गए टेक्निकलिटीज के बीच में। अरे टेक्निकलिटीज क्या होती हैं? सिंपल फॉर्म बनाइए ना आप, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बनाते हैं? साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं क्या वो लोग? सिंपल फॉर्म बनाइए जो हर आदमी भर सके। आपके उन्हीं में लगे रहेंगे, टेक्निकलिटीज में लगे रहेंगे, क्या लूट के ले रहे हैं? कैंडिडेट को मांग रहे हैं भाई, पब्लिक वोट देगी तो जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। एक आदमी डिग्री डिक्लेयर नहीं करता, आप उसको नहीं ऑब्जेक्शन लगाते। एक आदमी अपनी डिग्री डिक्लेयर करता है, उसको ऑब्जेक्शन नहीं लगाते। एक लेडी अपनी डिग्री बताती है, वो पास नहीं की, उसको ऑब्जेक्शन नहीं लगाया आपने कभी, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया आपने कभी। एक फौजी के पीछे आप पड़ जाते हैं हाथ धो के, आपको शर्म नहीं आती? 18 अवार्ड जिसको मिले हो उसको आप कह रहे हैं तू गलत है, तू भ्रष्ट है। क्या भ्रष्टता की उन्होंने? खाने का तो शिकायत की है, खाने का शिकायत करना फंडामेंटल राइट में आता है। मुझे खाना सही नहीं मिल रहा तो क्या डिसिप्लिनरी एक्शन जाएगा मेरे पीछे? वो फौज के ऑफिसर सारे मिले हुए जिन्होंने उसको निकाला नौकरी से, क्या क्राइम किया था बताइए अफसर साहब, आप बता दीजिए क्या क्राइम किया था उसने? रोटी मांगना गलत है क्या? अच्छी, अब मान लिया वो मेंटल भी था तो आप फौज से निकाल देंगे उसको, आप क्यों नहीं निकल गए? आप छोड़ देते अपना पद, आप करा लेते ट्रांसफर। इस देश में ये हो रहा है। अगर इसको आप लोकतंत्र कहते हैं तो मुझे शर्म आती है आपकी सोच पे। लोकतंत्र नहीं है, पार्टी तंत्र है, अधिकार तंत्र है, गुंडागर्दी तंत्र है। जिस देश का जज डर जाए, जिस देश के न्याय व्यवस्था डर जाए, उस देश का कुछ नहीं हो सकता। कहाँ जाए पब्लिक न्याय मांगने? मैं एक इंडिविजुअल वोटर के नाते बोल रहा हूँ, मुझे आज विश्वास नहीं है, मैं वोट देने जाऊंगा 12 तारीख को, मुझे नहीं पता मैं वोट कहाँ जाता है। पहले मैं सील लगा के आता था तो मैं देखता था,
मेरी सील वहीं लगी है। कई बार तो मैं लिख के भी आया हूँ कि मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है, सब गलत उम्मीदवार है। मैं हाथ से भी लिख के आता था, लेकिन आज मैं लिख भी नहीं सकता हूँ। मैं नोटा पर भी दबाऊंगा, जिसका वही मतलब होता है। नोटा भी बीजेपी में जाएगा बाद में, मुझे नहीं पता। मशीनें बदल जाएंगी बाद में, मुझे नहीं पता। हैक होती हैं मशीनें, मैं जानता हूँ। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैंने किताबें पढ़ी हैं। किताबें कहती हैं हैकेबल है। यहाँ तक कि जो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है वो भी हैकेबल है। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इसमें है क्या? ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम है ईवीएम का। वोट डालो, वोट की काउंटिंग होगी, बस इतना ही तो है। हैक नहीं हो सकता क्या? कैसी बातें करते हैं आप? बड़े बड़े वैज्ञानिक बन गए हैं सारे यहाँ पे देश में, विज्ञान पढ़े बिना। बना प्रधानमंत्री वैज्ञानिक बन गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर वैज्ञानिक बन गया है, जजेस वैज्ञानिक बन गए हैं, सारे वैज्ञानिक बन गए हैं। सब जानते हैं ये हैक नहीं हो सकती। बताइए, एक एम्पेरिकल अंडरस्टैंडिंग जिसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कोई लॉजिक नहीं, हम उसको मान लेते हैं क्योंकि हमें सबूत चाहिए। सबूत चाहिए आपको, हर किस्म में सबूत चाहिए। इलेक्शन के अंदर वीवीएम यूज करने से क्या बेनिफिट होने वाला है? किसी कंट्री में नहीं हो रहा यूज। हमारा ग्रेट कंट्री भारत, जो साइंटिफिक की टॉप कंट्री है, साइंस की टॉप कंट्री है दुनिया के अंदर, उसके अंदर हो रहा है। आंखों के सामने मशीनें बदली जा रही हैं, आंखों के सामने प्राइवेट गाड़ियों में मशीनें जा रही हैं, आंखों के सामने रिप्लेस की जा रही हैं। सब कुछ हो रहा है और फिर कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। आंख के अंधे, दिमाग के अंधे देश के लोग फिर कह रहे हैं हम आजादी है, हमारी डेमोक्रेसी है। ये लोकतंत्र है या ये कौन सा तंत्र है? मुझे नहीं समझ आ रहा। ये डफर तंत्र है, ये बेवकूफ तंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये तंत्र है, ये यंत्र है, ये क्या है? आप ज्यादा समझेंगे, मैं नहीं समझ पा रहा। मैं बेवकूफ हूँ, अनपढ़ गवार हूँ, मैं नहीं समझ सकता हूँ। क्योंकि मैं कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ। बस मैं वोट दे सकता हूँ और सो सकता हूँ। 5 साल के लिए बात खत्म। मैं अपने कैंडिडेट को वापस नहीं बुला सकता। वो मेरे से बात करे ना करे, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। पूरा काम करे ना करे, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। पैसे मुझे देने होंगे उसको अपने टैक्स में से, सैलरी उसको देनी होगी, रहने का घर उसको देना होगा, सारी पावर उसको देनी होगी, विदेशों में उसको इलाज कराना होगा, सब कुछ उसको करना होगा, जिंदगी भर पेंशन वो खाएगा। लेकिन मैं उससे ये नहीं कह सकता भाई आपने मेरे लिए क्या किया। यही है लोकतंत्र, षड़तंत्र, पाप तंत्र, यही है। हमारे देश के लोग यही सोचते हैं बीजेपी को वोट देना है या कांग्रेस को वोट देना है या गठबंधन को वोट देना है, ठगबंधन को देना है या मोदी बंधन को देना है या गोदी बंधन को देना है। इसके अलावा हम कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारे माइंड इन चोर टेलीविजन चैनल से बांध दिए हैं। हमारे दिमाग में डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी क्रेसी है। हमारे दिमाग में वोट क्रेसी है। हमारे दिमाग में ऐसा नहीं है कि हम एक अपना आदमी भी खड़ा कर दें, उसको जिता दें। तो लोकतंत्र कहाँ है भाई? लोग डरते हैं पॉलिटिक्स में आने से। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो विद्वान हैं, जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, वो डरते हैं आगे आने से, क्योंकि एक तो इतना पैसा नहीं है, करोड़ों रुपया लगता है साहब, कहाँ से लाएं? सही बात है, कहाँ से लाएं? कोई पार्टी ऑनेस्ट सत्यवादी हरिश्चंद्र तो है नहीं आज की तारीख में। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी को, सब पैसे लेते हैं इलेक्शन की, टिकट देने के लिए पैसे लेते हैं, उसके बाद बेचारा खर्चेगा करोड़ रुपया। जो आदमी 30, 40, 50 करोड़ रुपया खर्च के आएगा तो वो भी सत्यवादी हरिश्चंद्र होगा नहीं। वो कुछ चाहेगा तो बेचेगा नहीं, उसको तो पैसे कमाने हैं, पैसा कमाएगा, उसका तो बिजनेस है, कमर्शियल है। एमपी की पुस्तक टर्नओवर होगी, इतने टर्नओवर है मेरा साल में। मैंने 500 करोड़ लगाए, 50 करोड़ लगाए थे, मेरे को 500 करोड़ तो लेके जाने जाने हैं। अगर इसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं तो भाई अब मैं क्या कहूँ आपको। इसे डेमोक्रेसी कहते हैं तो फिर डेमोक्रेसी हटा दो, जरूरत नहीं डेमोक्रेसी। फिर तो कह रहे डायनेस्टी डायनेस्टी कर दो, एक राजा बैठा दो, वही चलाता रहेगा देश को बस, या भूल जाओ सब, जरूरत नहीं, अपने आप चलता रहेगा देश, राम नाम पे चलता रहेगा, जरूरत नहीं किसी की यहाँ पे। आज भी क्या हो रहा है, एमपी को जानता नहीं, एमपी की कोई वैल्यू नहीं। मोदी है जी चला रहा है देश को, या राहुल कह रहा है मैं चला लूंगा, मायावती कह रही मैं चला लूंगी। तुम क्या चलाओगे सूरो? तुम कुछ नहीं चला सकते। तुम खा सकते हो, लूट सकते हो हमको। क्या चला लिया मोदी ने 5 साल? क्या चलाया बताइए, क्या कर दिया उसने? जो लिख के दिया था मैं 5 साल में ये करूँ, कुछ भी किया उसने सिवाय बातों के, सिवाय गप्पों के। उसको पप्पू बोलते हैं लोग। अरे वो पप्पू है, ठीक है, तो ये गप्पू ही नहीं है, ये तो बड़ा पप्पू है, झूठ बोलता है, कुछ नहीं किया 5 साल में। बड़े बड़े वायदे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। अब बोलता है मैंने इकोनॉमी अच्छी कर दी, मैंने दुनिया में नाम कर दिया, मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। सपनों की दुनिया बेचता है वो, सपने बेचता है। लोग सपनों में सपने खरीदते हैं। वो सौदागर है, ड्रीम का, ड्रीम वर्ल्ड का मालिक है, 5 स्टार होटल है उसका ड्रीम का, उसमें सपने सबको बेचता है। वोट खरीद लेते हैं उससे, वोट ले ले भैया, सपने बेच दे, सपने होगा ले लो, सपने ले लो, मेरे सर पे रख के ठोकर के आ जाता है। वो है मोदी। और राहुल तो बात ही छोड़ो, उसने तो कोई तैयारी नहीं की देर तक। तैयारी तो उसने भी नहीं की। 5 साल राज कर ले, कोई मेरा तैयारी है देखिए, 5 साल राज किया, कोई तैयारी नहीं किसी किस्म की, कोई प्रोग्राम नहीं किस्म का, आज भी नहीं है।
5 साल राज करने के बाद भी आज नहीं बता सकता कि मैं 5 साल में क्या करूंगा। गप्पे, बस गप्पे, गप्पों के अलावा कुछ नहीं। 18 घंटे काम करते हैं सब, जब 12 घंटे तो स्पीच देते हैं, 6 घंटे ट्रैवल करते हैं, काम कब करते हैं? सोचने की बात है, एनालिसिस करके देखिए ना, कुछ काम नहीं। 5 साल राज करने के बाद भी जो पार्टी बता नहीं सकते आने वाले टाइम में उनका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है कि देश के लिए लागू होगा, हम उस पार्टी को क्या कह सकते हैं। और ये कांग्रेस वाले 5 साल खाली बैठे रहे, कोई डॉक्यूमेंट तैयार उन्होंने भी नहीं किया कि हम देश के लिए क्या व्यवस्था करेंगे 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। कोई किताब नहीं है ऐसी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ऐसा, फिर क्या कहें इनको भी हम, क्या कह सकते हैं आप बताइए। मुझे तो दुख होता है कहते हुए कि हम किस देश के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। क्या हम वाकई लोकतंत्र के लिए सूटेबल हैं? सवाल आज ये उठता है। क्या मैं इसलिए पैदा होता हूँ भारत में कि मैं 5 साल वोट दे दूं, बस 5 साल में एक बार? क्या मैं वोट देने के लिए पैदा हुआ बीजेपी और कांग्रेस को? क्यों? मैं क्या उनको वोट देने के लिए पैदा हुआ हूँ? मेरा और हक नहीं, मैं खुद नहीं आ सकता आगे क्या? मेरा भाई नहीं आ सकता, मेरा कोई और देश स्टेट का आदमी नहीं आ सकता जिसको लोग वोट दें? लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप खड़े भी करते हैं तो जमानतें जब्त होंगी सबकी, क्योंकि पब्लिक के माइंड में एक ही चीज है, ये पार्टी या ये पार्टी, बस ये नेता या ये नेता। कहते हैं ये करिश्मेटिक लीडर कोई नहीं है, पहले भी नहीं था, सच बात है, पहले मजबूरी थी, कोई लीडर नहीं था, लोग मासूम बहुत थे, अब लोग चीट हो गए हैं। कहते हैं 70 साल में पहला नेता है, इससे पहले नेता कोई नहीं था। बताइए, पहले नेता कोई था नहीं, 70 साल में पहली बार आया है। ये कैसी बातें हैं? ये सीट को जीतने के लिए, सीट को बचाने के लिए, एमपी अपने लाने के लिए आप कुछ भी हद तक जाएंगे, कुछ भी करेंगे। मतलब आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, झूठ बोलने के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं आप। पब्लिक को बेवकूफ बनाने की साइंस आपके अंदर है, आर्ट, वो तो आर्ट कहते हैं, मैं साइंस कहता हूँ। आप पब्लिक को बेवकूफ बनाने के वैज्ञानिक हो। आपके पास ऐसा एटम बम है जो पब्लिक के माइंड को बम्बार्ड कर देता है, वो एटम बम आपके पास है। वो तो मारता है, देश को तोड़ता है। आपका ब्रेन वाला इंटरनल, आप बॉम्ब फेंकते हैं ऐसा कि सबके माइंड पे जाके वॉश कर देता है। ओ मोदी, नहीं राहुल, सबके दिमाग में, करोड़ों दिमाग में ये पिक्चर चलती है, एक वेव आती है, नहीं मोदी बनेगा, नहीं राहुल बनेगा। अरे यार, 130 करोड़ का देश है, मोदी या राहुल या 3-4 बेवकूफ लोग, आप इन्हीं को क्यों बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं इन्हीं को? आप किसी किसान को क्यों नहीं बनाना चाहते? आप किसी छोटे आदमी को क्यों नहीं बनाना चाहते? क्यों नहीं बनाना चाहते उनको? आप अपने एरिया से किसी पढ़े लिखे ग्रेजुएट को क्यों नहीं बनाना चाहते? कहते हैं संविधान में आवश्यकता नहीं है एजुकेशन की, तो संविधान में एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, तो संविधान में ये भी तो लिखा है, अनपढ़ को बना दीजिए आप। क्या लिखा है? मोदी जैसा अनपढ़ है, संविधान में लिखा था कि बनाइए उसको? कोई डिग्री नहीं, हम जानते हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है, सब अच्छी तरह जानते हैं, बेशक लिखते रहे, वो बीए हैं, मैं सब मानते हैं, कुछ नहीं है, वो हो गए, स्मृति ईरानी हो गई, सब झूठे महामक्कार हैं। इनको ऐसे लोग चाहिए जो इनकी हाँ में हाँ मिलाएं, नहीं तो दरवाजा सामने है, एग्जिट वाला, निकल जाओ। ये वो लोग हैं, इनकी बुद्धि मोटी है, इनकी जबान मोटी है, लंबी लंबी छोड़ना इनकी आदत है। देश के बारे में ये नहीं सोचते, अपने अपने बारे में सोचते हैं। बड़ी बड़ी मोदी की तस्वीरें आप देखिए, हर हर जगह लगी होंगी, तस्वीर इतनी बड़ी होगी, मैटर इतना सा होगा। इसका मतलब आप अपनी इमेज को बनाना चाहते हैं, देश के बारे में नहीं सोचते, आप अपनी पार्टी के बारे में भी नहीं सोचते, आप मोदी ही मोदी हो बस। बीजेपी नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, मोदी पार्टी है ये। मतलब आप अपने को प्रमोट करना चाहते हैं बस, आपको देश से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। जो सही आदमी होता है अपनी पिक्चर नहीं लगाता, याद रखना, लगाएगा तो बहुत छोटी सी लगाएगा, क्योंकि आदमी की पिक्चर बड़ी नहीं होती, आदमी का कर्म बड़ा होता है। अगर मोदी साहब आपके कर्म इतने अच्छे होते तो लोग आपके पैर छूते, आपको खुद आते, आपको बोलने की जरूरत नहीं थी 2 घंटे, आपको किसी की बुराई करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको आवश्यकता नहीं थी राहुल गांधी की फैमिली की बुराई करें, राजीव गांधी की बुराई करें, या किसी और की बुराई करें, ये आवश्यकता नहीं थी। आप ईडी को पीछे लोगों के लगाएं, सीबीआई को इलेक्शन में टाइम पीछे लगाएं, ये आवश्यकता नहीं थी। लोग खुद कहना चाहिए था, मैं खुद बोलना चाहता, अरे भैया मेरी बात सुन लो, हमारे मोदी साहब ने इतने अच्छे काम किए हैं, इससे अच्छा काम हो नहीं सकता। देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, आप देखिए, हमारे, हम बाहर से आदमी मंगा रहे हैं नौकरी देने के लिए, हमारे पास इतने काम है। हम बाहर से पैसा नहीं मंगा रहे हैं, हम पैसा भेज रहे हैं बाहर। हमने सब गल्फ के आदमियों को वापस आ जाइए भाई, हमारे पास बहुत जवाब है। फिलीपाइंस वाला कह रहा है वापस आ जाओ मेरे देश में, ड्यूट्रो तो आप जानते होंगे उसको, फिलीपाइंस का प्रेसिडेंट कहता है बहुत काम है, वापस आ जाओ, आपको चाइना भी मदद दे रहा है, वापस आ जाओ मेरे देश में, कम सही लेकिन बहुत कम है। हम तो नहीं कह रहे, हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम कहते देखिए मोदी साहब कितने अच्छे हैं, कितने लोगों को स्किल बना दिया इन्होंने,
ये अपने आप ही तारीफ करते हैं, मैंने इतने लोगों को पैसा दे दिया। आवास उस योजना में, कौन सी योजना है उनके, जिसमें लोन देके काम कीजिए अपना। कितने लोग कह रहे हैं हम सक्सेसफुल हो गए हैं, कितना लोग को पास हो गया, कितने रोजगार उन्होंने क्रिएट किए, उसके बारे में कुछ बताते नहीं है। आपके देश के अंदर इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी योजनाएं बन सकती हैं और बनती थी, उसके बारे में कोई बात नहीं करते आप। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, एयर स्ट्राइक, ये वो, इन्हीं में क्यों बात करना चाहते हैं आप? बताइए, कह रही है मेरे को इस एयर स्ट्राइक के नाम पे वोट दे दीजिए। बड़ा शर्म आती है सुन के। अरे एयर स्ट्राइक आप करने गए थे क्या? डिफेंस मिनिस्टर करने गया था क्या? पहले ही हुई है, बांग्लादेश बना है, कैसे बन गया? अपने बन गया। इंदिरा गांधी ने कहा था आओ यहिया खान साहब आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। इंदिरा गांधी हाथ जोड़ के उनको इन्वाइट कर, आइए यहिया खान साहब आइए, भुट्टो साहब आइए, यहाँ बैठी मेरे दरवाजे में, मैं आपको पीटूंगी, मैं गोली मारूंगी आपको। अरे आप तो 84 दूर गए, उसने तो पूरे देश में जाके तोड़ फोड़ मचा दी, को तोड़ दिया था, इस पाकिस्तान को और बांग्लादेश का जन्म कर दिया था। उसने कभी नहीं कहा मैं एयर स्ट्राइक की है, आपने किया नहीं कि छोटी सी करके आ गए आप, शोर मचा रहे अपने बात का। फौज का काम है, फौज हमारे माथे पे बैठी है, सर पे बैठी है, वो देश की रक्षा कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं भी कहेंगे तो वो करेगी, वो उनका काम है। वो भी ऑटोनोमस बॉडीज है, आपकी गुलाम वो भी नहीं है। हमारे सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति जी होते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं होते हैं। देश की रक्षा की दामोदारी होती है, उनके पास होती है, आप सलाह देते हैं उनको। तो आपने ऐसा क्या कर दिया जो वोट मांग रहे हैं उसके नाम पे? अगर मानने आप ही जिम्मेदारी मान भी ली जाए कि आपने जिम्मेदारी ली, चलो मान लेते हैं आप जिम्मेदारी ली, तो इसके लिए आप वोट मांगे? देश की रक्षा आपका फर्ज है। अरे आप नहीं भी प्रधानमंत्री होते तब भी फर्ज है, मेरा भी फर्ज है, सबका फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। साफ लिखा है संविधान में कि देश की रक्षा के लिए आवश्यकता होगी हम भी जाएंगे लड़ाई करने, हम अपना सब कुछ निछावर करेंगे जरूरत पड़ेगी तो देश की रक्षा के लिए, लिखा है। तो आपने ऐसा कौन सा नया काम कर दिया जो कहते हैं मेरे को नया आदमी, नया बच्चा जो भी आता है बालकोट के नाम पे वोट दे दीजिए? इस तरह पे आ गए, वोट मांगो आप, सिर्फ एक वोट के लिए, एक वोट के लिए आप कह रहे एयर स्ट्राइक के नाम पे दे दीजिए। अजीब सी बात है, लगता है कुछ खराबी है, मुझे कैसे लगता है। सब ऐसा मत कीजिए, आप बहुत बड़े पद पे हैं, सबसे बड़ा पद एग्जीक्यूटिव का होता है जिसपे आप बैठे हैं, आपको पता तो है, फिर आप इतनी छोटी हरकत क्यों कर रहे हैं? एक वोट के लिए आप किसी भी कुछ कहेंगे, किसी परिवार के बारे में कुछ कह देंगे। आप कहते हैं डायनेस्टी की राज कर रहे हैं, कहाँ चला डायनेस्टी? बताइए मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ मोदी साहब, आप कहते हैं डायनेस्टी का राज है, डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? जो भी पहले जवाहरलाल था ठीक थे, उन्होंने देश आजाद कराया था, उनका क्रेडिट उनको मिल गया। वो तो इंदिरा गांधी को बिठा के नहीं गए थे सीट पे, वो तो शास्त्री बैठा था सीट पे, उसके बाद इंदिरा गांधी तो बाद में आई है। तो डायनेस्टी कहाँ से हुई? इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़के आई थी, पब्लिक ने फिर बिठा दिया, उसके बाद इंदिरा गांधी चली गई, फिर पब्लिक ने राजीव गांधी पहले तो खुद बैठे मान लिया हमने, लेकिन दोबारा चुनाव करके आए, 400 सीटें लेके आए। उसके बाद ऐसा कौन सा उनका आदमी है परिवार का जो छीन के सीट बैठा हो? क्या उन्होंने आपकी सीट छीन ली 5 साल में? आप बताइए, आपको पब्लिक ने बनाया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या राहुल गांधी ने आपकी सीट छीन ली आपसे कि हट जाइए मैं बैठूंगा? तो आप किस हक से ये कहते हैं, किस जस्टिफिकेशन से ये कहते हैं, कौन सा साइंटिफिक आपका मेथड है कि ये डायनेस्टिक रूल है? पब्लिक की मर्जी आपको बिठाए, पब्लिक की मर्जी उनको बिठाए, पब्लिक ने बैठा है, आपको भी बिठाया, अटल जी को भी बिठाया, वीपी सिंह को भी बिठाया, चंद्रशेखर को भी बिठाया, गुजराल साहब को भी बिठाया, किसको नहीं बिठाया? नरसिम्हा राव साहब को भी बिठाया। आप कैसे कहते हैं डायनेस्टिक रूल है कि छीन ली इन्होंने सीट आपकी, कूप कर दिया क्या? तो साहब सोच समझ के बोलिए, पब्लिक उतनी भी बेवकूफ नहीं जितने आप समझ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सारी बातें आपको बैकफायर कर जाएं, और कर रही हैं। अगर आपकी 250 सीटें आनी थी ना इलेक्शन चुनाव से पहले, और आपकी बातों से घट के 125 रह जाएंगी, आप अपनी सीटें खुद ही कम कर रहे हैं। आपको 250 का अंदाजा था, हम जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप चुनाव करते जा रहे हैं, जैसी जैसी उल्टी सीधी बातें करते आप पब्लिक से जा रहे हैं ना, आपकी सीटें भी कम होती जा रही हैं। कांग्रेस सिर्फ मोह बढ़ता जा रहा है लोगों का। लोग तो यहाँ तक कहते हैं यार जैसी भी थी कांग्रेस, कम से कम काम तो चलता था, जॉब तो मिलता था, बिजनेस तो चल रहे थे, खाती थी तो काम भी करती थी। आप तो लूटने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे। आप कहते हैं हमारे कोई स्कैंडल नहीं है। अरे स्कैंडल क्या होते हैं? आप हटके सीट से देखिए कितने स्कैंडल आएंगे। सारी प्रेस तो आपने खरीदी हुई है, सीएजी को आपने खरीदा हुआ है, सीबीआई को आपने खरीदा हुआ है, ईडी को आपने खरीदा हुआ है, कोर्ट तक को आपने नहीं छोड़ा। तो संस्था कौन से आपके खिलाफ बोल सकती है, आपकी अपोजिशन बोल सकती है? कोई संस्था छोड़े नहीं आपने। जब आप सीट से उतरेंगे आप देखना आप कहाँ रहते हैं, पता लग जाएगा आपको। आप पहली बात तो यहाँ रुकेंगे नहीं, भाग लेंगे, हमें पक्का है।
चलो नहीं भी आप भागते तो आपको पता लग जाएगा कैसे होता है। यही चीजें जो आज आपकी चमचागिरी कर रहे हैं, यही टेलीविजन वाले, यही चैनल्स वाले, यही अखबार वाले जो आपके साथ, हर इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार भी बिक चुका आज की तारीख में जो कभी नहीं बिका था। मैं दुख होता है पढ़ते हुए कई बार कि वही न्यूज, उल्टी सीधी बकवास। तो ये सही नहीं है। आप बस सोचिए कि आप सीट को सलाम होता है, आप भी जानते हैं, आपकी सीट को सलाम है, आगे वाली सीट को भी सलाम होगा, आपको भी करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे आप कहते हैं मोदी मोदी कहना होगा तो भारत में रहना होगा, वो कहते हैं योगी योगी रहना होगा, योगी में रहना होगा, तो आपको फिर आगे वाले को वो कहना होगा, भारत में रहना होगा, सब पे लागू होता है फिर। इसलिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी आपको। प्रधानमंत्री हैं आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन इतना अवश्य समझता हूँ कि आदमी की लिमिट होती है, उसके दायरे में रह के बात करनी चाहिए, पर आप ऐसा नहीं कर रहे। तो साहब अब तो खैर कोई फायदा नहीं है कहने का, क्योंकि चुनाव खत्म है, करीब करीब 120 के आसपास सीटें हैं, 125 के आसपास चुनाव होना है। और हम ये भी जानते हैं कि आपको अब तक 115 सीटें, हाँ ये तो बात बताना भूल गया ना मैं आपको, आप कहते हैं ईवीएम हैक नहीं होती है, मानते ना। आज की तारीख में हालात ये हैं, कानून के हिसाब से एग्जिट पोल नहीं होने चाहिए और कोई डिक्लेरेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके नियम कानून देश के अंदर लागू होते हैं, देश के बाहर लागू नहीं होते। क्या आप भी जानते हैं? अमेरिका में शायद सूजा हैकर है, सारी दुनिया जानती है, बैठा है वहां शायद सूजा, तो ईवीएम का एक्सपर्ट है हैक करने का। ये टेक्नोलॉजी उसको आती है, कहाँ से आती है मुझे नहीं पता। हर चुनाव के दिन, पोलिंग के दिन वो बुलेटिन देता है अपना, 3-3 4-4 बार देता है। उसने बुलेटिन दिए, मैंने सारे बुलेटिन देखे। पहले दिन उसने सारी मशीनों को पढ़ लिया, किसको कितने वोट जा रहे हैं। उसने शाम को कह दिया कि 14 सीटें बीजेपी ले गई 91 में से, 91 में से। हमें यकीन नहीं हुआ, ये शायद गप्पे मार रहा है, कुछ नहीं है, शायद ऐसे अपनी या तो साइकोलॉजिकल पेशेंट है या कोई प्रॉब्लम है इसके साथ, ऐसे फेंक रहा है अपनी, कैसे गल गया। लेकिन वो बार बार आता है टीवी पे, सीरियस होता है, बार बार लॉजिक देता है अपना। दूसरा बार इलेक्शन आया से फेज 2 का, तो उसने फिर कहा कि 97 सीट तो इतनी आएंगी। तीसरा आया 117 वाला, तो फिर उसने कहा इतनी आएंगी। चौथे वाले में उसने बताया इतनी आएंगी, और पांचवें वाले में भी उसने बता दिया। उसने अब तक कह दिया है कि बीजेपी को 115 425 में से आएंगी। अगर साहब ये बात सही निकली तो मोदी साहब आपकी तो नींद अभी नहीं आ रही होगी, और हमारे अहम अमित शाह तो सो रहे होंगे अंदर से, दिमाग से बेशक हाँ सो रहे हों, डरे पड़े होंगे, उनको कह चुका है हारेंगे वो, राजनाथ को भी चेक कह चुका है हारेंगे वो, वीके सिंह भी हारेगा। इतना सब होने के बाद भी अगर उसकी बात सही निकलती है तो साहब आप जो कहते हैं चुनाव आयोग कहता है ईवीएम हैक नहीं हो सकती, तो ये सब झूठ है। जो आदमी वोट डालते समय अगर पढ़ सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं उसके अंदर मशीन में क्या हो रहा है, तो ये क्या हैकिंग नहीं है? हैकिंग किसे कहते हैं? वोट नहीं पढ़ सकना चाहिए किसी को भी जब तक वोट काउंट नहीं होते। वो तो उसी टाइम पढ़ रहा है जब दिन बता रहे हैं कि अभी तक कितने परसेंट वोट बोल चुके हैं, इस कैंडिडेट की हालत ऐसी है, उसकी हालत ऐसी है। अगर ये बात सही है तो इलेक्शन कमिश्नर को और प्रधानमंत्री दोनों को शर्म आनी चाहिए, और हमारी कोर्ट को भी शर्म आनी चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, देश का क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी कोर्ट को तो कम से कम जरूर देखना चाहिए था इस बात को, लेकिन कोर्ट भी नहीं देख रहा। अफसोस की बात होती है। छोड़ दीजिए इलेक्शन कमीशन को, छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री महोदय को, कोर्ट को तो अधिकार है हर चीज में इंटरफेयर करने का, लेकिन वो नहीं कर रहा। अगर ये बात सही है और ऐसे ही रिजल्ट अगर आए जैसा वो सूजा बताता है, तो क्या होगा? ये इलेक्शन माननीय होगा या अमाननीय होगा? आप इस इलेक्शन को मानेंगे या रिजेक्ट करेंगे? ये तो अब सोचने वाली बात है, क्योंकि ये तो फ्रॉड इलेक्शन हुआ, ये तो जेन्युइन इलेक्शन हुआ नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड रहा नहीं। वोट किसी का जा रहा है, किसी को मशीन रिप्लेस हो रही है, खराब हो रही है, सब कुछ हो रहा है। एक खराब हो जाए, दो खराब हो जाए, विश्वास करते हैं। 500 मशीनें खराब हो जाए, 400 मशीनें खराब हो जाए, कौन विश्वास करेगा? काला जादू चल रहा है सब जगह। अब मैं कह सकता हूँ बेवकूफ बन रही है भारत की 100 करोड़ जनता, पागलपन सवार है। ऐसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो वास्तव में इलेक्शन है ही नहीं। जीत पहले फिक्स कर दी गई थी, वैसे ही हो रही है। लेकिन कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल जाता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी शेर बनते थे अपने आप को, उनको एक सूजा नाम का सवा शेर मिल गया है। अगर वो आदमी सही है तो भाई ये इलेक्शन को कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि ये तो झूठा इलेक्शन हो गया। उसे पहले ही पता है किसके वोट किधर को जा रहे हैं, उसने कुछ चेंज भी किए हैं उसमें से।
इसके उधर की उसके उधर की, क्या कर लेंगे उसको आप? सही है, क्या सबूत है आपके पास? आपके पास सबूत कोई नहीं, सबूत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए क्या कहें, आप बताइए, आप क्या कहें? हम सिर्फ इतना कहेंगे, अच्छी बात नहीं चल रही है, सच्चाई से दूर कब तक रहेंगे? बेहतर होगा अगर ये इलेक्शन कैंसिल भी करना पड़े तो कैंसिल कर दो, क्योंकि झूठ का सहारा लेकर कितना दिन चल लोगे आप? अगर कोई सरकार बन भी जाती है वो चल नहीं पाएगी, क्योंकि इलेक्शन ही गलत है, आपस में लड़ेंगे, लूटेंगे, बांटेंगे। सबसे बढ़िया है कि बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव होते तो देश की किस्मत असली आदमी सामने आता, जिसको जनता चाहती है, वो एमपी सामने आते, वो एमपी अपने आप एक अच्छे व्यक्ति को प्रधानमंत्री की हैसियत से बिठाते। लेकिन दुख होता है, इलेक्शन इलेक्शन नहीं रहा, मानव मानव नहीं रहा, तंत्र तंत्र नहीं रहा, लोकतंत्र खत्म हुआ, सो रहा है, डैमेज हुआ है, बुखार हो गया उसको। लोकतंत्र पार्टी तंत्र बन गया, लोकतंत्र इलेक्शन कमीशन तंत्र बन गया, लोकतंत्र लूट तंत्र बन गया, लोकतंत्र ईवीएम तंत्र बन गया, लोकतंत्र गधा तंत्र बन गया, लोकतंत्र मस्तिष्क लेस तंत्र बन गया, ब्रेन लेस तंत्र बन गया। बस वोट दे आओ, देश में पैदा हुए हो, यही आपका काम है, बाकी जूते अपने खुद मारो। कोई आपकी सुनेगा नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई आपसे मिलेगा नहीं। अगर मेरा एमपी मुझे नहीं मिलता तो मुझे क्या करना है ऐसे एमपी का? मैं जिसके पास मिल नहीं सकता, जिससे जा नहीं सकता, जिससे अपनी बात डिस्कस नहीं कर सकता, कोई एमपी नहीं सुन सकता मेरी बात, तो मुझे क्या करना है ऐसे एक बेवकूफ इंसान का जिसको वोट देकर मैं बिठा दूं? वो पैसे लेता रहे जिंदगी और ऐश करे, कारों में घूमे, गार्ड अपने पास रखे और मेरे पैसे से खाए पिए और मेरे से बात ना करे, मेरे पास आकर पूछे नहीं कि आपकी क्या समस्या है। मैं अगर मिलने भी जाऊँ तो मुझे ही ना पता वो कहाँ बैठा है, मुझे लोकसभा में वो दिखाई ना दे, कभी डिबेट में भाग ना ले, कुछ ना करे। तो ऐसे एमपी को क्या करूँगा, चार डालूंगा उस एमपी का? ये हमारे देश की जनता जब सोचने लगेगी उस दिन, जिस दिन 400 ऐसे कैंडिडेट लोकसभा में आएंगे जो कहेंगे हम स्वतंत्र पार्टी हैं, हम किसी पार्टी वार्टी से नहीं है, वो सदंत्र लोकतंत्र का है होगा। तब तक तो मोदी तंत्र रहेगा या राहुल तंत्र रहेगा या मायावती तंत्र रहेगा या वो कोई और तंत्र रहेगा। जो भी आएगा उसका तंत्र होगा, वो देश का तंत्र नहीं होगा। आज कह देते हैं ये बहुत सी जगह उनके बेटे ही बैठे हैं, सच बात है। हर पार्टी की अपनी डायनेस्टी आ रही है और कुछ नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं, सब एक ही थैली के जो सबको राज करने का बिजनेस है, पॉलिटिक्स एक व्यापार बन चुका है, वो व्यापारी हैं, उस व्यापार के बिना तो गुजारा नहीं होता है। कुछ लोग गुड़ चीनी बेचते हैं, कुछ गेहूं चावल बेचते हैं, ये अपना राज करने का धंधा बेचते हैं, वोट लेने का धंधा बेचते हैं। ये आपसे वोट पैसे देकर लेते हैं या जैसे भी लेते हैं, लेकिन ये अपने आप को मेंटेन करते हैं, उसके बाद ये एंजॉय करते हैं। धन तंत्र लोकतंत्र सब बन चुका है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। लोग कहते हैं क्योंकि कांग्रेस का आदमी ऐसी बातें कर रहा है, आप सोचते रहिए मैं कांग्रेस का हूँ या बीजेपी का हूँ। जिसके दिमाग में पागलपन सवार हो जाता है उसका पागलपन का इलाज मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं देश का नागरिक हूँ, उस बात का मुझे गर्व है कि मैं भारत का एक नागरिक हूँ और भारत के हिसाब से, भारत की पब्लिक के हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ। न मैं किसी पार्टी के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, न किसी और के बिहाफ पे कर। जो सच आएगा बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। गलत कहना होगा तो कहूंगा, चाहे उसमें इलेक्शन कमीशन हो या कोई सुप्रीम कोर्ट हो। गलत गलत है, जो गलत है उसे सही नहीं कहा जा सकता, इस डर से कि सुप्रीम कोर्ट मुझे सजा दे देगा, देगा तो दे देगा, देखा जाएगा। देश के लिए सजा भी काट लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, काटेंगे सजा, दे दे सुप्रीम कोर्ट से, कोई चिंता नहीं हमको। जब देश टूट रहा है, लोकतंत्र टूट रहा है, सब टूट रहा है। अरे उन्होंने तो गोलियां खाई थी, हम तो कुछ नहीं खा रहे, हम तो बकवास कर रहे हैं, बोल रहे हैं दो इस जबान से और कुछ नहीं कर रहे। लोग तो अपना सब कुछ खत्म करके गए हैं, उनके बारे में तो हम नहीं सोच रहे। इनके बारे में सोच रहे, लुटेरों के बारे में जो देश को लूटना चाहते हैं। इनको वोट दे रहे हैं, शोर मचा मचा के दे रहे हैं, बहस कर करके दे रहे हैं। टीवी वालों को देखो जैसे दलाल होते हैं, मीडिया के दलाल। सच कहा है किसी ने, ये भड़वे हैं, दलाल हैं, चोर डकैत हैं, पैसे खा के न्यूज देते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है एक एक प्रोग्राम के 3-3 लाख लेते हैं एंकर, और जो वहाँ आते हैं डिबेट में 10,000, 3,000, 5,000, 7,000 एक दिन के लेते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की क्यों। शर्म आती है ऐसे स्पोक्स पर्सन, ऐसे स्पोक्समैन पर जो 10,000 के लिए, 5,000 के लिए आके बैठ जाते हैं पागलों की तरह। वहाँ एक्सपर्ट्स बैठ जाते हैं जो पार्टी की तरफ से बात करते हैं, कहने को इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है। ऐसी डिबेट देख के शर्म आती है कई बार कि जानवर है ये सारी के सारी जंगल बना के रखा है इन्होंने। अच्छी संस्थाओं, अच्छी वाली डेमोक्रेसी की संस्थाओं को, अच्छी वाली पब्लिक को बेवकूफ बना के रखा है, झूठी न्यूज बना के, फैब्रिकेशन कर करके, शोर मचा मचा के। हर इसी में देखो, डिबेट में देखो मोदी मोदी, कोई आंसर नहीं होगा, मोदी मोदी मोदी। अरे क्या होता है मोदी मोदी से, क्या होता है कांग्रेस कांग्रेस से? कुछ नहीं होता इनसे। ये सब एक ही हैं, एक ही डकैत, वही बनवे से पानी सब निकाल रहे हैं, वही शराब की बोतलें सब पी रहे हैं, वही बकवास सब कर रहे हैं।
गले मिल रहे हैं एक दूसरे के, गले भी पड़ रहे हैं एक दूसरे के। क्या फायदा ऐसी डेमोक्रेसी का? मुझे नफरत आती है ऐसे नेताओं से, वो किसी भी पार्टी की क्यों ना। और जो झूठ बोले उसके तो गर्दन उड़ा दूं, मेरा बस चले दो। अरे यार मत करो काम, माफी मांग लो कि मेरे बस का ये काम नहीं है। झूठ क्यों बोलते हो? डाटा झूठे, सब कुछ झूठा, आपको काम नहीं आता करना, पढ़े लिखे आप है नहीं, क्यों आ गए सीट पे? अपनी क्वालिफिकेशन आपको पता नहीं क्या है? आपको आता कुछ नहीं। कहते हैं मैं चाय बेचता था। अरे अच्छी बात है, बेचते तो बहुत लोग बेचते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं भी बेचता था, मैं कह रहा हूँ। मैं 35 साल भीख मांगता था। शर्म आनी चाहिए इस बात पे, मुझे शर्म आ रही है। मेरे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है 35 साल में भीख मांगता था। भैया प्रधानमंत्री जब 35 साल भीख मांगे तो यंग होंगे ना उस टाइम, बूढ़े तो नहीं होंगे। 20 साल के, 30 साल के, 40 साल की उम्र में भीख मांगी होगी। आपके पास लेबर का काम नहीं था, 100 रुपये 200 में मिलते थे दिहाड़ी, उस टाइम भी 100 रुपये 50 रुपये थी, तो मेहनत करके क्यों नहीं खाया आपने? आप दूसरे के पैसे खाना चाहते हैं, हम इसलिए आज भी आप दूसरे के खा रहे हैं पीएम की सीट पे बैठ के। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, आप बातें करके बेच रहे बातें अपनी। आप बातें करके बेचते हैं बस, आपने कोई लेबर का काम तो अभी नहीं कर रहे। आपके माइंड तो है ही नहीं आपके पास, वो तो झूठ बोलने में बिजी है आपका माइंड। तो भाई आप भीख मांगे क्यों खाते थे? मुझे तो शर्म आ रही है ये बात कहते हुए। अगर कोई विदेशी मुझसे पूछेगा कि आपके प्रधानमंत्री कहा था मैं भीख 35 साल भीक मांगी थी, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है इस बात का कि आपने भीख मांगी थी। मुझे तो बल्कि गलहानी हो रही है अपने आप पे। हमारा प्रधानमंत्री भीख मांगता था, कमाल है। आप कभी पठान के बड़े बन जाते हैं, कभी आप कुछ बन जाते हैं, कभी आप चौकीदार बन जाते हैं, कभी दूसरों को बना देते हैं। अरे साहब इन बातों से क्या होने वाला है? आप कोई फ्रूटफुल बात क्यों नहीं करते? आप कोई डेंसिटी वाली बात क्यों नहीं करते? आप देश के लिए बात क्यों नहीं करते? आप समाज के उत्थान के लिए बात क्यों नहीं करते? इन बातों में क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है इन बातों से, सिवाय टाइम बर्बादी के, पागलपन के, पब्लिक को बेवकूफ कराने के। मतलब आपको वोट चाहिए, जिस पर जो मर्जी बात करा दो आपसे। वोट के बाद जैसे आप जो ताली बजाते हैं ऐसे ताली बजा देना, हो गया, अच्छे दिन आ गए, ठीक है ना? अरे अच्छे दिन तो आए नहीं, बुरे दिन भी नहीं आए, और बुरे दिन आते कम से कम आप चले तो जाते। बुरा हाल कर दिया आपने पब्लिक का। पब्लिक जॉब में जानता हूँ, जॉब मिलेंगे, कांग्रेस में आगे मिलने वाली है तो बातें होती कहने की। मैं ये नहीं कह रहा आपकी वजह से नहीं मिले, जॉब तो क्रिएट किए जाते हैं, प्लान बनाए जाते हैं, प्रोग्रेसिंग की जाती है, फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, इंडस्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, खेती की जाती हैं, लोगों को इंसेंटिव दिए जाते हैं, तब कुछ काम मिलता है। काम बैठे बैठाए नहीं मिलता कि आप कह देंगे तो काम मिल जाएंगे, राहुल कह देगा तो काम मिल जाएंगे। काम जादू की छड़ी से नहीं आते, काम मेहनत से आते हैं, डेवलपमेंट से आते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कैसे काम। आपका सामान बाहर का कोई खरीदता नहीं है, हमारा सामान बनाया हुआ। बाहर का जब तक सामान खरीदेगा नहीं तो हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है खरीदने की, पोल्यूशन नहीं है, हमारे जेब में पैसे नहीं है। तो बाहर सामान तभी कोई खरीदेगा, आपके सामान की कोई वैल्यू होगी। आपके सामान की भी वैल्यू नहीं है, क्वालिटी आप देते नहीं है। आप जब तक ऐसा कल्चर पैदा नहीं करेंगे देश के अंदर जिससे आपके सामान की डिमांड हो, आप कुछ नहीं कर सकते इस देश में, है पक्की बात है। इसलिए डॉक्टर साहब और कांग्रेस वाले साहब सब सुन लीजिए, बेशक आप इलेक्शन जीत जाएं या हार जाएं, समस्या सॉल्व नहीं होने वाली। समस्या वहीं की वहीं है और बढ़ेंगी। ये पार्टी बैठे चाहे वो पार्टी बैठे या और कोई आ जाए, समस्या नहीं आएंगी। चुनाव फिर जल्दी से आएंगे और जल्दी से आएंगे। पहले अपने आप को सुधार लो, पब्लिक को अपने आप को इतना काबिल तो बना लो कि पब्लिक आपकी बात को सुने। आज की ना तो कांग्रेस के पास कोई ऐसी बात कहने को जो पब्लिक सुने। पहले हम जाते थे, खड़े होते थे सुनने, अटल बिहारी जी क्या कह रहे हैं, इंदिरा गांधी क्या कह रहे हैं, नरसिम्हा राव क्या कह रहे हैं। आज वो हालत नहीं है, किसी को शौक नहीं है आपकी बात सुनने का। टीवी पे तो बात पूरी आती नहीं, यूट्यूब पे ही पूरे नहीं आती है, इसलिए वो दिन लग गए। अपने आप को काबिल बनाइए इतना कि हम आपके पास आए आपकी बात सुनने, हम मोदी साहब के पास जाएं उनकी बात सुनने, इतने काबिल बनाइए अपने आप को। आज की तारीख में कोई नहीं है ऐसा। कहने को सब प्रोफेसर हैं, सब डॉक्टर हैं, पता नहीं MA BA क्या क्या है, लेकिन उनकी बातें पहले क्लास के बच्चों से भी नीची हैं। बताइए, किसी में कोई गट्स नहीं रह गए। कोई पॉपुलेशन कंट्रोल में बात नहीं करता, कोई जॉब पे बात नहीं करता, कोई शिक्षा सुधार पे बात नहीं करता, कोई बैंक सुधार पे बात नहीं करता, कोई पब्लिक सुधार पे बात नहीं करता। किसी बात पे बात नहीं होती है, इरेलेवेंट बिना मतलब सर पैर की बातों पे बात होती है। देश ऐसे नहीं सुधरेगा। देश सुधारने के लिए दिमाग चाहिए, मेहनत चाहिए, वो आप कर नहीं सकते। खाली कहने से जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान बात नहीं बन जाती है। नारे पे आप जीना चाहते हैं, सब नारे पे जीना चाहते हैं, और नारों से देश नहीं चलता है। देश नारों से नहीं चलता है, कर्म से चलता है। कर्म आप कर नहीं रहे, ना करा रहे, ना कह रहे, ना कुछ कर रहे। इसलिए राजनीति आज की एक सीवेज टैंक बन चुकी है। मैं हमेशा कहता हूँ आज की तारीख सीवेज आप समझते हैं, जहां पर हमारी लैट्रिन जाती है, जहां हमारा पेशाब जाता है,
वो इकट्ठा होकर एक नाली में जाता है, सेप्टिक टैंक में जाता है, उसको बोलते हैं सीवेज। जब तक वो कच्चा रहता है और जब वो काला काला हो जाता है, उसको कीड़े खा जाते हैं, यानी रोग बैक्टीरिया, वो स्लज बन जाता है, नीचे बैठ जाता है, काला काला मेटल दिखता होगा आपको ग्रे कलर का, उसको स्लज बोलते हैं। उस सीवेज की जो कंपोजिशन होती है उसमें सब कुछ होता है, बदबू होती है, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। हमारी आज की राजनीति व्यवस्था ऐसी रह गई है, वो किसी भी तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी की तरफ से, सबकी तरफ से हमारी देश को एक ऐसे सेप्टिक टैंक में धकेल दिया है इन लोगों ने, जहां बदबू ही बदबू है, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। जब तक वो इलाज हमारे सामने नहीं होगा हम बर्बाद हैं। मैं भी बजाता हूँ ताली मोदी जी की तरफ, बर्बाद है। ठीक, अब मैं क्या कहूँ आपसे, बताइए क्या चाहते हैं आप? बेहतर होगा पब्लिक को समझना शुरू करे, पब्लिक अपनी पढ़ाई शुरू करे, सोचना शुरू करे, तो बेहतर होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं, रुक नहीं सकते, कोई रोकेगा भी नहीं। और मैं अब इससे ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा बोलने से भी कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। आप और बोल जाएंगे, अरे मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मेरे इसको पूरा देखेंगे भी नहीं। इसलिए नमस्कार, धन्यवाद। आगे अपना ध्यान खुद रखें। राजनीति में राजनीतिक चोरों से, डकैतों से बचिएगा जितना हो सकता है। वोट देना है तो दीजिए, नहीं देना तो आपकी मर्जी है, लेकिन देश के लिए वोट दीजिए, ना मोदी के लिए दीजिए, ना राहुल के दीजिए, ना किसी और के लिए दीजिए। आपका वोट भारत के लिए होना चाहिए। वो कैसे आप देते हैं ये आपको देखना है। जय भारत, धन्यवाद आपका, शुक्रिया।